तो बेसिकली हमारा पॉइंट था इनर्शिया। तो इनर्शिया होती है कि हमारी अगर कोई चीज जा रही है, फॉर एग्जाम्पल वो जो लेटते हैं हम और पैर फेंक के खड़े हो जाते हैं ना, मार्शल आर्ट वगैरह में आपने देखा होगा, पैर जोर से फेंका ऐसे कर्व करते हुए, और फिर पैर को वो रोक लेता है हवा में, जोर से फोर्स लगा के पहले हमने पैर रोक किया, पीठ से और हाथ से नीचे धक्का देते हुए हमने पहले पैर में इनर्शिया, पैर को मोमेंटम में डाल दिया, पैर उछल के जब हमारा पूरे फोर्स में आ गया, तो पैर ना उसी फोर्स को मेंटेन करना चाहेगा जब तक कोई और फोर्स ना लगाया जाए, और हम पैर को कर देते हैं फ्रीज, रोक लेते हैं, तो पैर आगे बढ़ नहीं पाता है, तो हमारी ऊपर की बॉडी खिंच जाती है सामने की तरफ। तो ये इनर्शिया का यूज करते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है, जब आप पुश कर रहे हैं किसी को, किक कर रहे हैं, तो आप बहुत जोर का फोर्स लगा रहे होते हैं पैर के आगे सामने, और अगर आप अपनी बॉडी को उस तरीके के कॉम्पनसेशन में नहीं रखेंगे, तो अगर वो ना लगा सामने वाले को, तो वो पैर आपको उड़ा के ही सामने ले जाएगा, आप खुद ही उखड़ जाएंगे, आप खुद ही डूब जाए गिर जाएंगे। तो इसीलिए बॉडी को बैलेंस करने के लिए पीछे की बॉडी को जो है पीछे करना पड़ता है। किक्स लगाने के टाइम होता है झुकते हैं, बट वहां भी हाथ से बैलेंस करते हैं। अगर किक लग गई और हम और ज्यादा हमें झुका दिया, तो उस वक्त हम हैंड का यूज करते हुए अपने आप को सामने की तरफ बैलेंस करते हैं। तो ये डायनेमिक्स के ऊपर सोचना पड़ेगा, आपको क्रॉस सोचना पड़ेगा, यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पे किक लगाया गया है, लेग सामने की तरफ मार रहा है, यही वजह कि पीछे की तरफ ये हल्का सा झुक गया है, लीन कर रहा है। और ज्यादा इसलिए लीन कर गया है पीछे की तरफ क्योंकि ये किक लग गई है उसे। अगर किक नहीं लगती तो हल्का सामने रखेगा। एक और चीज बताता हूँ मैं, अभी कल ही हम लोग देखे थे ना, जब हमें रस्सी खींचनी थी तो हमने क्या किया था, मसल पावर का यूज तो किया ही था, साथ के साथ अपनी बॉडी का जो मास है, सेंटर ऑफ मास, उसे पीछे की तरफ कर दिया था। लाइक लटक गए थे हम। जो लटकते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली अपना सपोर्ट हटा लेते हैं और बॉडी के मास जो है, हमारा जो वेट है, उसको डाल देते हैं उस चीज पे जहां लटकते हैं। तो पीछे ले जाने के लिए हम बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं। अगर सामने की तरफ जाना हो हमें, जैसे हम दौड़ लगाते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो सामने की तरफ झुक जाते हैं। हम जानबूझ के अपने आप को इस एंगल पे झुका लेते हैं कि हम सामने गिर जाए, और फिर उसी गिरने को रोकने के लिए हम पैर मारते चले जाते हैं। लाइक हमारी सेंटर ऑफ मास को हम सामने करते चले जाते हैं। कभी पीछे होकर जरा दौड़ के देखिएगा, नहीं हो पाएगा, पलट जाइएगा, गिर जाइएगा। भाई बाइक चलाते टाइम हमें आगे होना पड़ता है। तो यही सारी चीजें हैं। वही वाली फोर्स वहां चूंकि हवा लगाती है फोर्स, और यहाँ पे हमारा पैर आगे चला जाएगा और हमारी बॉडी पीछे रह जाएगी। सेंटर ऑफ मास को ही आपका पैर, जो आप दौड़ते हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको बैलेंस करता है। जैसे एक यहाँ एक लाइन हम कुछ ये कर रहे होते हैं बैलेंस, सामने गिरने लगता है, हम उसी तरफ लेके चले जाते हैं। साइकिल जिधर गिरने लगते हैं उधर ही हम मोड़ दिया करते हैं। तो लाइक मूवमेंट और सेंटर ऑफ मास वो जुड़ा हुआ है। यानी वेट, अगर सेंटर ऑफ बैलेंस जो है, पॉइंट ऑफ बैलेंस जो आपका है, अगर उसे आप एक तरफ ज्यादा कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप तो गिरने लगेंगे, और उसको गिरने से बचाने के लिए हमें फिर मूवमेंट देनी होती है। किसी को समझ ना आए तो मेरे से प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी अजीब सी है, थोड़ा ज्यादा फिजिक्स घुस गया है, तो प्लीज समझना पड़ेगा आपको। आगे आपको फोर्स को समझना बहुत जरूरी है, बॉडी बनाने के लिए फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या हो गया है, जब ये किक लगाना चाह रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा अपना सेंटर ऑफ मास को ही सामने रखा होगा। ठीक है, एक और चीज है, अक्सर मार्शल आर्ट में कोशिश करते हैं आपकी मास बनी रहे, स्पीड से हम मारते हैं। स्पीड से कैसे मारा जाता है, आपने देखा है कभी कराटे वाले किसी को भी मारते हुए, तो वो बड़ी तेजी से पैर खोलेंगे और फिर फोल्ड कर लेंगे, वो किक चलाते हैं, है ना, बहुत स्पीडली। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि अपनी बॉडी के मास को बैलेंस रखते हैं और स्पीड से मारते हैं।
अगर वो अपनी बॉडी के मास से मारेंगे तो हो सकता है सामने वाला बंदा अगर हट गया तो सामने ही गिर जाएंगे। इसलिए ऐसे किक चलाना होता है उन्हें कि पैर मोड़ रखा है, खोला, मारा और वापस किया, यानी कि पूरी बॉडी के मास को नहीं थ्रो करते हैं हम स्पीडली बीट करते हैं अपने पैर को, अपने हाथ को, किसी चीज को हम बीट करते हैं। लेकिन रियल लाइफ फाइट में और कई बार जो जबरदस्त अगर ब्लो अगर दिया जाएगा, स्ट्रोक जबरदस्त लगाया जाएगा, उस केस में हम अपने बॉडी मास को भी आगे लगाते हैं, यानी पूरे जोर से चाहते हैं धक्का मार के गिरा दें। उस केस में अगर ये यहाँ लेते हैं उस केस को अगर, तो अभी अगर गौर से देखें तो थोड़ा सा पीछे की तरफ ज्यादा वेट इसका हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि किक लग गई है इसके चेहरे पे। किक लग जाने की वजह से क्या हो गया है कि वो बंदा पुश हो गया है और आप भी पीछे की तरफ धकेले जा चुके हैं। अगर नहीं लग पाती तो उल्टा होता है, इस ये आगे की तरफ हो जाता है, सेंटर ऑफ बैलेंस सामने की तरफ हो जाता है। यहाँ इसका बैलेंस तो है बट स्लाइटली स्लाइटली ये पीछे की तरफ हो गया है। यही वजह है उसके दूसरा वाला हाथ उसका आगे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। बैलेंस करने के लिए कई बार जोर से किक लगाने के बाद हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को पीछे की तरफ थ्रस्ट लग जाता है। अगर हमने पहले से उतना ज्यादा थ्रस्ट हमें ना दिया हो तो आपको ये समझना पड़ेगा किस केस में बॉडी सिर्फ पीछे होगा बैलेंस, किस केस में आगे होगा। अब जैसे ये बंदा अपना पंच ठीक करके रखा है ये मारने के लिए, पर इसकी सेंटर ऑफ मास को, इसका जो वेट है इसको इसने थ्रो कर दिया, यानी कि इसने बिल्कुल ही आउट ऑफ बैलेंस कर दिया। खुद भी थोड़ा बहुत आउट ऑफ बैलेंस हुआ है, थोड़ा बहुत अब लग रहा है कॉस्ट देखने के बाद। बट यहाँ पे पहले वही संभालेगा खुद को जिसका कम आउट ऑफ बैलेंस जो हुआ, यानी कि ये बंदा जो है जो खड़ा है जो मार रहा है यहाँ राइट साइड वाला, ये बंदा थोड़ा सा हिल डुल के पीछे जाके ये अपने आप को बचा लेगा। बट जो गिर रहा है उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अपने पैर को बिल्कुल इधर तो रख नहीं सकता अचानक से, तो अब इसे गिरना ही पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है डायनेमिक फिगर बनाने के लिए। डायनेमिक लाइक लगे कि रियली कहानी समझ आ जाए, ऐसा ना हो कि मारने वाला ज्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो और मार खाने वाला ज्यादा इम्बैलेंस हो, फिर कहानी बदल जाए। फिर कहानी हो जाएगी खली वाली, द ग्रेट खली वाली कहानी, जो उसे मारता था वही गिरता था। वो भी सही है बट आपको समझना पड़ेगा किसे कैसे यूज करना है। ऐसा ना हो जाए कि अच्छा एक नया बनाए, 9 followers 0 following good, the budding incurs। तो डायनामिक्स को समझना जरूरी है, और यहाँ किसी का सवाल हो कुछ भी तो पूछिए, नहीं तो हम दूसरे पे बढ़ते हैं। चलिए ब्रूस ली को लेते हैं। फेस, नेक, शोल्डर्स। प्रॉब्लम हो सबसे पहले जॉइंट्स को मार्क कीजिए, सबसे आसान वो कर देते हैं आपका काम। बैक क्यों आएगा यहाँ से, क्योंकि हर कहीं टर्न कर गया है, इसलिए इसकी टॉर्सो यहाँ से आएगी, दिस इज द टॉर्सो, एंड बैक हल्का पीछे से आएगा क्योंकि ये टर्न कर गया। अगर बिल्कुल फ्रंट से हम देखते तो बैक और जो सेंटर ऑफ द टॉर्सो होता ना ये दोनों आमने सामने होता, लेकिन यहाँ हल्का टर्न कर रहा है इसलिए। तो खैर बैक तो ज्यादा दिखेगी नहीं,
मैंने इसलिए बनाया था ऊपर की जिससे आप देख सकें उसके ओरिजिन को। गले से निकलता हुआ और यहाँ से निकलेगा। अब जो सीधा बनाना चाहता है वो यहाँ पे दोनों हिप्स पे 2 पॉइंट डाल सकता है, जोड़ सकता है। जो थोड़ा सा वो चक्री टाइप का बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या है, हिप्स तो ये रहे, यहाँ पे वो हड्डी होती है, सिंपल। फिर ये यहाँ आ गया इसका घुटना, ये यूं हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ये और फिर नीचे आ गया। शोल्डर से फिर ये हैंड, ये हमारा एल्बो हो गया। अब यहाँ देखना बहुत जरूरी है, अक्सर प्रॉब्लम आती होगी इस तरह की चीज बनाने में। हमारा हमारा ना मन नहीं मानता है, अक्सर फोर शॉर्टनिंग में क्या करते हैं हम लंबा कर देते हैं, हमारा मन ही नहीं मानता है कि छोटा कैसे बनाए। बट वो नहीं करना है, ये रिस्ट इसका यहाँ है, जस्ट हाथ के पीछे रिस्ट है यहाँ, और ये बस इतनी बड़ी लाइन है, बस इतनी बड़ी। और फिर यहाँ हैंड शुरू हो गया है इसका। यानी रिस्ट विस्ट जब बना रहे हैं तो हैंड को देख के हमें रिस्ट देखना है कहाँ अंदर है तो अंदर बनाना है, और इतनी बड़ी है। यहाँ पे ये रहा हमारा अल्बो, ये अपर आर्म एंड ये लोअर आर्म। रिस्ट यहाँ होने की उम्मीद है, और यहाँ में भी इसका एक फिस्ट आ चुका है अंदर। सब कुछ समझ आ रहा है क्या मामला है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। अब देखो, इसको मैं कैसे ब्लैक करूं? कितना सिंपल सा है फिगर। इस पे सारा कुछ अगर चढ़ा दिया जाए मीट, तो बस तुरंत ये बूस्ती बनने में से टाइम नहीं लगेगा। मीट चढ़ाते ही ये बूस्ती बन जाएगा। ये ना करके इसलिए दिखा रहा मैं क्योंकि विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो वो ऐसी ट्रेन होगी, लॉजिक से नहीं होगी, करके दिखाना पड़ेगा तभी वो ट्रेन होगी। विजुअलाइजेशन जो है देखने का तरीका। यहाँ देखिए, यहाँ इसका शोल्डर है, हाथ इसका ऊपर है, और इसके हाथ में से तलवार पकड़ रखी है। इसके तरीका से लग रहा है, इसके ड्रेस से लग रहा है कि आइकिडो फाइटर है ये, या फिर सब नहीं आइकिडो है, और इसके हाथ में कटाना टाइप का है, समुराई वाला हथियार। दिस इज द टॉर्सो, खोपड़ी यहाँ इसकी है। हाथ उठाने की वजह से कंधा उठ गया है, और जिसकी वजह से खोपड़ी बिल्कुल शुरू हो गई है, कंधा खोपड़ी से ढक गया, गला इसका दिख ही नहीं पा रहा। और दूसरा ये है कि हमारा कैमरा एंगल देख लीजिए क्या है, उसके वेस्ट लेवल पे है, उसके कमर के पास से हम कैमरा एंगल से देख रहे हैं, है ना, बहुत नीचे कैमरा एंगल। दिस इज द हिप, कैसे विजुअलाइजेशन हो गया। ये किस तरीके से हम इसे भी बना दिया है ना, चूबक के अंदर भी हमें समझ आ गया। जब आपकी सेंस डेवलप हो जाएगी तो ऐसे ही आप हड्डियां निकालेंगे, और हड्डियां निकालने के बाद जब हड्डियां बनाना सीख जाएंगे, अभी तो चोगे से और कपड़ों से हड्डियां हम निकालना सीख रहे हैं, देखना सीख रहे हैं, लेकिन ये बनाना भी हम सीख जाएंगे, एक और हड्डी बनाना सीख जाएंगे, और उसके बाद फिर तक खुद कपड़े पहना देंगे हम।
हेड है इसका, शोल्डर है। आपको ना ये इससे बना के दिखा रहा है, आपको समझ आ जाएगा कि हमारी मेन पॉइंट्स कहाँ होती है। एक तो शोल्डर लोकेट करना बहुत जरूरी है, एक हिप लोकेट करना जरूरी है, फिर एक बैकबोन की लोकेशन भी जरूरी होती है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ भी कंधा उठा रखा है तो गला बहुत छोटा सा होगा, जो कि हेड से आ गया। ये है इसका इसका एल्बो, हल्का छोटा सा, क्योंकि ये क्या हो गया है, फोर शॉर्टन, हाथ भी फोर शॉर्टन है। इसके इसके अंदर ये यूं हो गया इसका चेस्ट, नी, ठीक है। अब इस बंदे का बनाना है पीछे। सबसे जरूरी चीज क्या है कि ऐसे बनाने में एक तरीका है हम जिसमें कॉपी किया करते हैं, बस कॉपी करते जाते हैं। उसमें आप यहाँ इसका हाथ देखेंगे तो यहाँ से हाथ की जगह छोड़ देंगे, फिर पीछे का बॉडी बनाएंगे, और उससे होता क्या है, आपकी पिक्चर डल बन जाती है। बट इस तरीके से क्या होता है, आप किसी भी की बॉडी को पूरा बनाते हैं। आप जहाँ है वहां बनाना, जहाँ नहीं है वहां नहीं बनाना, ऐसा नहीं होता। जैसे देखिए, और ये ना कैलकुलेशन करने का मतलब समझने में हेल्प करता है। हम बॉडी को समझते हैं फिर बनाते हैं। इसका नेक, शोल्डर, दूसरा शोल्डर यहाँ है, लाइक ये हो गया इसका शोल्डर लाइन, ये यूं आया है, ये इसका एल्बो, और फिर ये ऐसा है बैकबोन, ऐसे लाइक जहां कवर भी है हम उसको भी समझ पा रहे हैं। समझ आ रहा है। पीछे बंदा खड़ा है, हम उसको बिना देखे हुए बना सकते हैं। उसकी बॉडी को हमने देख ली। अब हम ऐसे ही बना देंगे उसका सब। ये बहुत जरूरी होता है आपको सीन्स क्रिएट करने में, क्योंकि सारी चीज आपको विजिबल नहीं होंगे, हो ही नहीं सकती विजिबल। लेकिन हम देख के बता देंगे यहाँ, क्योंकि हमें पता है हाउ इट वर्क्स। देखिए इसके सारे के सारे तो कर लिया। अगर एक हाथ ऐसे मिल गया तो हम इसके हाथ को यूं भी करके इमेजिन कर सकते हैं। नहीं, आगे इधर तो नहीं आया है, ये ऊपर की तरफ हो सकता है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं, ये हिप हो जाएगा, दूसरा हिप यहाँ होना चाहिए। अब इसकी दूसरी दूसरा लेग इसका ऐसा हो सकता है, झुका होगा हल्का, ये भी टॉर्सो ये हो सकता है। यहाँ हेड दिख रहा है क्योंकि मुझे, टॉर्सो हो गया ये, और यहाँ पे शोल्डर है इसका, यहाँ हैंड आ गया इसका। तो ऐसे देखिए तो आप पूरी सीन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं, आप बॉडी की डायनेमिक्स को समझ रहे हैं, आप बॉडी के मूवमेंट को समझ रहे हैं, आप बॉडी की प्लॉटिंग को समझ रहे हैं। तो इस केस में जब आप ऐसे करके किसी फिगर को बनाते हैं तो आप समझ के बना रहे होते हैं। इस तरह चेहरे में सिर्फ कॉपी करके बनाना, और कल ही अर्चना ने बनाया था प्रॉपर तरीके से 3D बना के, 3D विजुलाइज करके, फर्क बहुत ज्यादा आ गया। जैसे नॉर्मली बनाती है वो, उसके अनुपात में कुछ डिटेलिंग थी ही नहीं, फेस पे कुछ डिटेल्स तो थे ही नहीं, फिर भी फेस पहले से ज्यादा लाइव लग रहा था। वही यहाँ भी ये ऐसा ही होता है। यहाँ भी क्या होता है कि आप ऐसे तो बना ही सकते हैं, जो देखो बनाया, लेकिन 3D जब आपको चाहिए, एक कंप्लीट लगेगा कि लाइफ है उसमें, तो समझ के बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा आप क्या प्लॉट कर रहे हैं, आपको बॉडी की डायनेमिक्स समझनी पड़ेगी, आगे आगे जाने के बाद आपको मसल्स भी समझने पड़ेंगे। ठीक है, किसी कुछ समझ ना आए तो प्लीज मेरे से एक बार बोलिए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। शायद एक सवाल आपके मन में कि एक्चुअली से करना क्या है, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है आपकी तरफ से। तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे सीन्स देखते रहने हैं, और कोशिश करना है सीन्स में हड्डियां देखने की कोशिश करनी है।
आपको सीन्स में पिकमैन वाला ये फाइटर ऐसा देखा था मैंने, स्टूडियो बाइंडर। आपको सीन्स से हड्डियां निकालनी है, बॉडी का पोस्चर निकालना है और से स्टडी करना है। स्टडी करना मतलब समझना है, गौर से देख के ऑब्जर्व करना है, ऐसा ही क्यों है, इसे हम स्टडी कहते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा फेस, ये रहा फेस, ये रहा नेक, यहाँ नेक का एंड होगा, ये रहा शोल्डर। आपको अलग अलग पोजीशन में शोल्डर लोकेट करना आएगा। ऐसे ऊपर से भी हम लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ उठा रखा है तो अंदर से हमने शोल्डर लोकेट किया। कहीं ना कहीं हम सारे जॉइंट्स को 3 डायमेंशन में देख रहे हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे की चीज देख रहे हैं, जो अंदर की चीज जो नहीं दिख रही है। और ये एक अच्छा साइन है हमें कॉन्सेप्ट आर्ट की तरफ बढ़ने का। जब समझते हैं चीजों को तभी हम अंदर की चीज इमेजिन कर पाते हैं। ये हो गया इसका। और यहाँ दूसरे हाथ का एल्बो कहाँ होगा ये कौन बताएगा? एक एक करके सब वहां ड्रॉ कीजिए कि दूसरे हाथ का एल्बो कहाँ होगा। एक हाथ का एल्बो मैंने ड्रॉ किया, दूसरे हाथ का एल्बो कहाँ होगा? कोई भी? एक मिनट हम कर रहे क्या? सॉरी हम कर रहे ड्रॉ। ठीक है अर्चना। या या होगा। Are you sure? देख ले रहे हैं एक बार रीचेक करके। आसपास जितनी चीजें अवेलेबल हैं, एक जासूस की तरह काम करो। जितना चीज दिख रहा है, जितना अवेलेबल है, उससे दिमाग लगाओ। हाँ हाँ मे भी, क्योंकि उसका ये ऐसे हाथ आगे है तो उसका ऑब्वियसली उसका एल्बो थोड़ा सा जस्ट पीछे होगा। क्या फ्रीज कर दिया जाएगा? ये है जो इस को चैलेंज करेगा। गलत होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए सवाल में आगे आके चैलेंज कीजिए। गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कौन सा आप लोग का एग्जाम हो रहा है? आपको अभी सिखाया ही कहाँ गया है, कितना ही गया है जो आप फिक्र कर रहे हैं? अभी आपकी गलती थोड़ी होगी। किसने किया ये येलो लाइन? रेड वाली मेरी। किसने किया है? मीनाक्षी? रेड वाली मेरी है। रेड वाली मीनाक्षी की। गोला दिखाना है, वो ऐसे नहीं दिखाना है, गोल दिखाना है। कहाँ पे एल्बो है? एल्बो ऐसे नहीं दिखाते, राउंड करके दिखाते हैं। और कोई नहीं? चलिए मैं ही बताता हूँ। गौर से देखिए, इसका ये हाथ पाम जो खुला है, ठीक है, पाम खुला है। इसके कलाई और ऊपर का पोर्शन यहाँ क्या दिख रहा है? ये यही आपको क्लू देगा। ये पोर्शन ऊपर दिख रहा है। अगर एल्बो नीचे होता तो क्या होता? तो क्या ये ऐसा ही दिखता? नहीं। तो क्या होता? ये सीधा नीचे की तरफ आ जाता और ये ऐसे बन जाता। होता है ऐसा? बट ऐसा नहीं हुआ। अब समझ आ रहा है? ये ऊपर देखना जरूरी है। ये ऊपर यहाँ गुंडी दिखा है, ये कलाई का दिखने के साथ बहुत दूर तक पीछे तक दिखा है, फोर्स ऑल्टरनेट पर दिखा है, जो ये बताता है कि हो ना हो इसकी इसके एल्बो इससे नीचे नहीं है। ऐसे आई है ये एल्बो और फिर ये फोर्स हॉटन हो गया है, ये ऐसे हो गया है। एल्बो करीब यहाँ है, ऊपर है, थोड़ी और ऊपर है, जो मैंने दिखाया उससे भी थोड़ी ऊपर। तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें समझ आता है एग्जैक्टली कि ये क्या चीज चल रही है। अब समझ आया सबको? लर्न करना है तो लर्न करना ऐसे ही है ना, जब चीजों के पीछे की चीजें दिखने लगेंगी ना, तो बॉडी में वो डायनेमिज्म आ जाएगा, वो रियलिटी आ जाएगी। आपके पोस्चर्स इतने ज्यादा सही होने लगेंगे, पोस्चर्स लगेगा कि अब वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया।
अब अगर इसका सर्ट हटाया जाए तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी हड्डी इसकी निकली मिलेगी, यहाँ हड्डी थोड़ी निकली, क्योंकि हमें पता है बैकबोन के साथ साथ हमारा टॉर्सो भी चेंज होता है, टेढ़ा हो जाएगा और ये हड्डी निकल जाएगी। जैसे पीछे की तरफ किया जब हमने तो ये हड्डी निकल गई सामने से, अगर एक तरफ हम ऐसे करेंगे तो ये हड्डी निकल जाएगी, ये वाली नहीं निकलेगी, ये वाली अंदर चली जाएगी, ये निकल जाएगी। वही चीज यहाँ हो रहा है। और हैंड भी ऊपर है, ये नहीं नीचे से ऐसे किया, वो भी नहीं है, ये ऊपर से किया लाइक ऐसे, तो निकलना ही है ऐसे। तो ज्यादा नहीं करते कॉम्प्लेक्स से। ये हमारा रहा, ये दोनों जॉइंट से जोड़ दिया हमने, ये रहा घुटना, इसको अगर देखा जाए तो वैसे हेड हो गया। पहले ये बोरिंग लग रहा होगा, समझ आ गया आपको करना क्या है। इसमें मजा मजा वाला पार्ट क्या है, ध्यान रखना है। हाथ उठाया है इसने, इसलिए कपड़ा भी उठ सकता है। कपड़े पे नहीं जाना है आपको, जॉइंट देखना है, कपड़ों के अंदर, मांस के अंदर घुस के आपको जॉइंट देखना है। अगर मैं दोनों हाथ उठा लूं और एक जैकेट सा पहना रहूं, नॉर्मली उठा लूं, अगर दोनों शोल्डर उठ जाए तो मेरा ये उठ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे इसने हाथ उठा रखा है, यहाँ फोल्ड हो रखा है इसका जैकेट, और जैकेट थोड़ा सा मोटा सा है, तो ये वाला एरिया कुछ ज्यादा है। मगर इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, और हमें इसका कंधे की ये जो हड्डी होती है इसके ऊपर नहीं देना है। ये आपको इसी गला शोल्डर इसके बीच ही रहेगा। वेरी वेरी बना दिए, डाल दिए, डालना है दही, दही। ठीक है, ये हो गया हड्डी एल्बो का, ये रिस्ट हो गया, ये हैंड हो गया। यहाँ कहाँ होगा रिस्ट, इस हाथ में रिस्ट कोई बता सकता है मुझे कहाँ रिस्ट होगा? दूसरे वाले, सॉरी रिस्ट कहते हैं, ये दूसरे वाले में एल्बो कहाँ होगा, ये जरा बताइए। ऐसे ही करके आप लोग प्रैक्टिस करवाते करवाते आप लोग की नजरें तेज कर दूंगा मैं। और एक बार बस नजर होने का खेल है, आप लोग का हाथ खुद ब खुद काम करने लगेगा। ये ब्लू वाला लाइन किसने मार्क किया है? हम। अर्चना। हम्म। ठीक है, और कोई? ये अच्छा, अच्छे से ब्लू तुमने मार्क किया, चलो। और कोई दूसरा कलर लेके कोई और भी आओ सामने, कोई और आ जाइए सामने। कोई और? सब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है क्लास में। नहीं, ये थोड़ा सा और स्लाइड पीछे जाएगा। पीछे मतलब लेफ्ट या राइट? मेरा मेरा राइट। हाँ ठीक है, ओके। इधर, हाँ। हाँ, इधर। नहीं, मेरा राइट वाला। पहले से ही था, आप गलत कर लिया। पता है कैसे? दिखाता हूँ अभी मैं, तो इसे इरेज करते हैं, ये सही कैसे बताता हूँ। गौर से देखा जाए, यहाँ से एक चीज निकल रही है। हमारा ये वाला बाह वाला पोर्शन बोन थोड़ा छोटा होता है और ये वाला थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा ना? हाँ, तो यहाँ पे इसका ये भी थोड़ा आगे है, ये सॉरी ये यहाँ है, और यहाँ से जो ये निकला है ना वो चौड़ा हुआ है, और यहाँ की पतला हो गया है। ये ये शेप हमें बता रहा है कि बिल्कुल सही यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से एक अलग ऐसे आता है प्रपोज। अब अगर देखा जाए तो ये हल्का छोटा है और ये बड़ा भी है, ज्यादा का फर्क नहीं होता है ये, पैर से तो कम ही होता है फर्क ये। ऊपर दूसरे बंदे का भी देखा जाए थोड़ा का फर्क होता है, बहुत ज्यादा का नहीं, स्लाइटली फर्क तो वो है यहाँ। टॉर्सो, फ्रंट ऑफ द टॉर्सो,
ये टॉर्सो हो गया, ये अंदर की तरफ दुबक जाएगा और ये बाहर की तरफ का निकल जाएगा, और यहाँ से इसका बैकबोन यहाँ आएगा हमारा ये। हाँ सही है, मगर ये लाइन ऐसे नहीं होगा, ये लाइन ऐसे आएगा। अच्छा। अपर बैक पीछे की तरफ होता है टेढ़ा, फिर जब नीचे आएगा तो सामने की तरफ आता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, जब आगे की तरफ झुकेंगे तो हमारा लोअर बैक भी टेढ़ा हो जाता है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये गला के शेप में ऐसे बढ़ेगा। और फिर यहाँ पता ही है, ये दोनों हो गया इसका हिप्स का एरिया। मजा आ रहा है सबको अब? हाँ। ये चीज आने लगेगा ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मांस और कपड़े से हम हड्डी निकाल रहे हैं, हड्डी से फिर मांस कपड़े ऐसे ही चढ़ाना होगा हमें। ब्लड करने का तरीका दो तरह का होता है, एक होता है हम आगे आगे जाते हैं, एक होता है हम पीछे से आगे जाते हैं, लाइक हम उल्टा करते जाते हैं और हमारा हो जाता है। हमने इक्वेशन भी ऐसे ही सॉल्व किया है ना अर्चना, कई बार अगर जैसे आगे जैसे इक्वल करना हो या कुछ भी करना हो, हमें जब सीधा रास्ता नहीं होता है तब आंसर उठाते थे, आंसर से उल्टा सॉल्व करते थे, और कई बार दोनों बीच में आके मिल जाता है तो समझ में आ जाता है कि प्रॉपर रास्ता बन जाता है ना। अच्छा, ये दोनों ने सेंटर ऑफ मास को वो करने के कारण अपना पैर ऐसे बैलेंस में करके फैलाया हुआ। हाँ एग्जैक्टली, मार्शल आर्ट में जो इसे कहते हैं हॉर्स स्टैंस, ये हॉर्स स्टैंस है, ये कुंफू से आया है, चाइनीज, नॉर्थ चाइना, देखो साउथ चाइना का की स्टाइल कुंफू क्या है, मैं ज्यादा डीप में जा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मन कर रहा बताने का। साउथ चाइना कुंफू, नॉर्थ चाइना वुशु, ये मार्शल आर्ट होते हैं दोनों दोनों, बस कहाँ अलग जाता है, बहुत तरह के मार्शल आर्ट है, कुंफू एक तरह का नहीं होता, इसमें कई स्टाइल है, वुशु में कई तरह की स्टाइल है, जिसमें साउथ चाइना का कुंफू यानी सबसे मेन जो कहा जाता है उस जगह को, सबसे बड़ा जगह है वो शाओलिन टेम्पल है, शाओलिन टेम्पल, जिसने बहुत पहले गवर्नमेंट को बचाया था, वहां के लोगों को बचाया है, बहुत कुछ किया है, इन्वेडर्स की आर्मी से वहां के मॉन्क्स लड़ गए थे और भगा दिया था उन्हें। तो खैर ये हॉर्स स्टैंस है, हॉर्स स्टैंस का काम यही होता है कि बॉडी के बैलेंस को बना के रखना है, तुरंत ना, मतलब जितनी आपकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, आपकी हाइट डाउन हो जाएगी ना, आप उतने ज्यादा बैलेंस्ड हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक्सपेंड कर गया, पैर आपका फैल गया, आपको किधर खींचा जाए तो आपका पैर आपको मास बना देगा। एक चौड़ी सी पेंदी हम बना के रखते हैं ना, कोई बर्तन हो जाए कुछ भी हो, लैंप होता है उसकी चौड़ी सी पेंदी बनाते हैं हम। एक कैंडल हमने लिया, मान लिया कैंडल जो खरीदते हैं, कैंडल का पेंदी देखा चौड़ा कर देते हैं, बस वही अपनी पेंदी चौड़ा कर पाएंगे लोग, इससे गिरे नहीं, और उसकी हाइट भी थोड़ी कम हो जाती है, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद बैलेंस बढ़ जाता है, जितना ऊपर जाएगा उतना बैलेंस अनबैलेंस्ड रहेगा। लंबी चीजें इसलिए इधर उधर गिरने में ज्यादा आगे होती है। सबसे पहले टीक और साल के पेड़ गिर जाते हैं जब भी आंधी आती है, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं, मोटे मोटे पेड़ वो नहीं गिरते, वो बच जाते हैं, पतले पतले लंबे लंबे पेड़ सबसे पहले गिरते हैं। अच्छा, ये वेस्ट वाला जो पोर्शन होता है वो ज्यादा मतलब वहीं से डिसाइड होता है क्या, सेंटर ऑफ मास? नहीं, सेंटर ऑफ मास होता है, तराजू की तरह देख लो, किसका कितना किधर वेट जा रहा है, बस वेट का चीज है, हाथ का भी वेट है अपना, ऊपर टॉर्सो का भी वेट है, इसे किसी चीज से बांधने की कोशिश मत करो क्योंकि बॉडी किसी भी रूप में मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, आपको डायनेमिक्स देखनी पड़ेगी और गौर से देखना पड़ेगा कि बॉडी किधर कितनी है, दोनों का ही अभी मास सामने कर रखा है दोनों हाथों का, क्योंकि ये पूरा है दोनों लीन कर रहे हैं जिससे कि ये ज्यादा लगा सके, ज्यादा अच्छा फाइट कर सके, लाइक इसका पैर दोनों तरफ है ना, बट इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसकी भी यहाँ है, यानी इससे क्या है कि सेंटर ऑफ मास आगे होने की वजह से, अब बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा, जानना है किसी को क्यों क्यों ऐसा किया जाता है तो समझ में आ जाएगा।
मार्शल आर्ट वाले सारे फिगर समझ में आ जाएंगे, इनके इसके पीछे रीजन समझ आ जाएगा। और अक्सर फाइट वाइट में तो अक्सर जरूरत पड़ती है इस चीज की। अब क्या होता है कि यहाँ आगे होने का मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये आपको कहाँ हेल्प करेगा मैं बता दूं, जब मसल्स बनाने लगेंगे तब हेल्प करेगा। अभी तो बराबर है, पैर चौड़ा कर दिया, सामने पीछे भी है, बंदा तो खड़ा है, वही क्या फर्क पड़ता है। उस समय कहाँ हेल्प पड़ेगा, कौन सा पैर ज्यादा काम कर रहा है। यहाँ पे इस बंदे के यानी हमारा हमारा मान के चले, जो राइट में जो बंदा है, जिस जो थोड़ा सा लोअर हो चुका है, लोअर है, उस बंदे का जो लेग है, जो हमारे लिए जो लेफ्ट है, जहां मैंने एरो जिधर जिधर सेंटर ऑफ मास है उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, उस पे वो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है उसका, या सेंटर ऑफ वेट कैन, या पॉइंट ऑफ बैलेंस, वो खिसक गया उस पैर की तरफ, तो ज्यादा ताकत उधर लगा रहा है। तो मगर पैर तो है वहां, पैर ऐसा नहीं है पैर नहीं है, तो वो ताकत लगा के अपने आप को बैलेंस में रख रहा है। लेकिन जब उसे फाइट करना होगा वो क्या करेगा, अपने इस पैर की ताकत को कम कर देगा, तो तुरंत सेंटर ऑफ मास उसका बिगड़ गया और वो अपने हाथ से ताकत लगा देगा। समझ आया? यही वजह होता है ये लोग चौड़ा स्टैंस करते हैं। जब मैं सीखता था तो सबसे ज्यादा तो स्टैंस की प्रैक्टिस होती है, सबसे ज्यादा इस यही करवाया जाता है, क्योंकि यही जरूरी है ना। आप गिर के नीचे तो फिर आप उठने का मौका ही नहीं मिलेगा रियल लाइफ फाइट में। कौन देगा उठने का मौका? कोई यहाँ ये मद्रास की तो मूवी थोड़ी चल रही है, अग्निपथ थोड़ी चल रहा है कि हम मर भी गए, अरे हम मरे मरे में फिर उठ के हम उतना ताकत कहाँ से आ जाती है हमें कि हम पत्थर उठा लेते हैं इतनी बड़ी सी। ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। तो इसलिए ये लोग स्टैंस को ऐसा बनाते हैं कि वो अपने पैर से कंट्रोल भी करें, वो सेंटर ऑफ मास को डेविएट भी करें और गिरे भी नहीं, अपने पैर से कंट्रोल भी करें जरूरत पड़े कंट्रोल करने का। पैर को पास करके अगर वो अपने मास को शिफ्ट करेंगे तो उधर तो गिर जाएंगे। पैर चौड़ा करके अगर मास को शिफ्ट करेंगे तो जब मर्जी तब वो पैर को हल्का करके हाथ से उस सेंटर ऑफ मास का वो प्रेशर डिलीवर कर देंगे, और नहीं तो फिर आप उनका पैर तो है ही, पैर से वो रोक लेंगे, किसी पैर पर लोड ज्यादा हो जाएगा लेकिन वो रोक सकते हैं। अब जब मसल्स बनाएंगे तो हमें देखना होगा किस पैर पे लोड ज्यादा पड़ रहा है, उसके मसल्स उसके अकॉर्डिंग ही टाइट किए जाएंगे, और किस एंगल में प्रेशर पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हीं मसल्स में कट्स लाया जाएगा। समझ आया? और वही उठेगा, वही ज्यादा ये हुआ, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अभी थोड़ा सा हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ रहे थे मास को कि आगे हमें दिक्कत ना हो, आगे भी हम इस चीज को कर सकें। ठीक है? मजा आया? सब लोग ना मार्शल आर्ट ऐसे ही जान जाओगे, लेकिन थ्योरेटिकली ये काम वाम नहीं दे अपनी फील्ड पे। हाँ, एक एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो फिर मार्शल आर्ट का सब लोग। फिर ना मतलब कॉपी के ऊपर, पेज के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर ना लड़ा सकते हैं लोगों को, भले खुद लड़ना है नहीं है, बट समझ आ जाएगा फिर। अब एक और चीज है समझने की, यह चीज है, दूसरा वाला कंधा कुछ ज्यादा ऊपर नहीं लग रहा है, ये तो चलो हाथ उठाया तो ऊपर है कंधा, लाइक ये वाला तो हाथ उठाया तो चलो कंधा ऊपर हो गया लग रहा है, बट दूसरे वाले का हाथ नीचे फिर भी कंधा इतना ऊपर है, क्यों? यहाँ क्यों आ रहा है कंधा फिर भी? फिर ये यूं नीचे गिर के आ रहा है और फिर आगे की तरफ जा रहा है, क्यों है ऊपर की तरफ वो? ये कपड़ा, वो शायद कपड़ा है क्या उसके जैकेट? हाँ, एक चीज तो कपड़ा भी है, सही है। फिर भी इसके अगर हाथ को देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, हड्डी को अगर स्टडी किया जाए तो फिर भी ये ऊपर की तरफ है। पता है क्यों होता है? स्लाइटली अगर गौर से देखा जाए तो सर नीचे है, ये कंधा भी नीचे हो सकता है, लेकिन इसको ऊपर क्यों? अब देखो, यहाँ समझना पड़ेगा, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा लोअर एंड को देखना पड़ेगा, इस जगह जो जो हो रहा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये बंदा ये चाह रहा था जहां डिलीवर करना है इसको स्ट्राइक ऊपर, इसको नीचे कर दिया गया, उसके हाथ से दम लगा के इसने नीचे की ओर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जिधर की तरफ किया जाएगा उधर के अपोजिट ये बंदा उसके अपोजिट पावर लगा रहा होगा अपना, तो वो पावर लगा रहा है, लेकिन हमारा वो रुक गया है तो हमारा कंधा ऊपर उठ जाता है। आप लोग एक काम कीजिए, अपना हाथ ऐसे आपका, आप लोग कॉर्नर में मुझे देख पा रहे हैं? कॉर्नर में
हाथ पे यहाँ हाथ रखिए दबा के और हाथ उठाने की कोशिश कीजिए, आपका कंधा उठ जाएगा। हाथ नहीं उठेगा, कंधा उठ जाएगा आपका अंत में ज्यादा जोर लगाने के बाद, है ना। तो रिलेटिव है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है सीख, यही सीख मिल रही है हमें यहाँ की सब कुछ रिलेटिव है। फोर्स को समझना बहुत जरूरी है। बॉडी में फोर्स है, बनावट कैसी है ये तो एक मेजरमेंट प्रोपोर्शन, ये तो मतलब एक स्टार्ट है, ये तो रेंडरिंग के समय जरूरत पड़ती है, ये तो डिफाइन करते समय जरूरत पड़ती है। लेकिन पोस्चर क्या होगी बॉडी की, जो कि मेन कहानी कहती है, उस चीज के लिए आपको फोर्स को समझना पड़ेगा। आपकी बॉडी में फोर्स कैसे लगता है ना। कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा सब लोगों को ज्यादा। देखिए बात सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई चीज बता रहा आपको, ये सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं, आपके साथ भी हुआ है, बचपन से आज तक ऐसा ही होता है। ऑब्जर्वेशन की बात है, आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, सारी चीजें आपके अंदर है मगर वो अनकॉन्शियसली आपके अंदर रिकॉर्डेड है। अब हम उसे कॉन्शियसली देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और धीरे धीरे हो जाएगा कि कोई नई चीज नहीं है, आप सब सीख जाएंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन मजा आ रहा होगा जब आप ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, तो मजा बहुत आएगा, है ना। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? हम तो नहीं हो रहे, नहीं। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, और इतनी डेप्थ में मुझे नहीं लगता है, मैंने देखा है बहुत बुक या कुछ जगह आदित्य चारी की बुक आप लोगों ने देखी रखी है, कितना बताते हैं वो आपको पता ही है। जो मेन चीज है यही, इसी से आएगा आपको डेप्थ, और ये चीजें जल्दी मिलना मुश्किल है। तो बोर्ड भी करे तो मेरे ख्याल से आप इसको दवा समझ के ले लीजिए, क्योंकि ये आपको 2-4 दिन बोर करेगा, उसका जब बनने लगेगा तो समझ आएगा आपको कितनी जरूरी चीज है ये। जस्ट लाइक एनाटॉमी, पोर्ट्रेचर क्लास में मुझे पता है आप सब कह नहीं रहे थे, पर बहुत से लोग बोर हो रहे थे जब हड्डियां में पढ़ा जाता था। और एक टाइम ऐसा आया कि आंख के लिए दोबारा से हड्डियां पढ़ाना पड़ा, और आप लोग सब बड़े गौर से पढ़े, क्योंकि तब तक आप समझ गए थे कि एनाटॉमी को टाल के हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन एनाटॉमी पे वापस हमको पलट के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां चेहरा घूमने मुड़ने लगा वहां पे तो आपको फिर तब समझ आएगा कि हमें हड्डियां पढ़ने की कितनी जरूरत थी, हड्डियां पढ़ने की। वही चीज यहाँ है, इसीलिए अभी आपको बुरा भी लगे तो अपना फोकस यहाँ बनाए रखिए, क्योंकि फिर आपको पलट के यहीं आना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। फिगरेटिव ही सुना है, फोर्स स्टडी किए बिना फिगरेटिव कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर हम अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन बताता हूँ मैं, अगर हम इसके शोल्डर को थोड़ा ऊपर कर देते हैं अगर इस बंदे के, तो पता है कैसा लगता है ये। ऐसा लगता है कि इस बंदे के पास, राइट वाले बंदे के पास बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत तगड़ा ताकत लगा रहा है, जिसको रोकना चाह रहा है पर रोक नहीं पा रहा, और इसकी शोल्डर ऊपर चलेगी, रोकने वाले की फोर्स शोल्डर। लगा रहा है तो वो उसको, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो वो उसको नीचे करना चाह रहा है, वो ऊपर करना चाह रहा है, हाँ, तो इसका यहाँ फोर्स। पे यहाँ पे देख के समझ आ गया होगा कि किसकी फोर्स काम कर रही है और किसकी बैंड बजी पड़ी है। यहाँ पूरे हम ओवरऑल फाइट की बात नहीं कर रहे, ये अलग बात है कि इसका हथियार पर पहुंचने में देर है, इसका बचा लिया, क्या होगा नहीं होगा वो नहीं पता, बट देखना ये है बस इस हाथ को देखिए, इतने दूर को देखिए, जो हाथ के साथ जो एक टच हुआ है, जो कि फोर्स का आदान प्रदान, और फोर्स सारा इसी पे डिपेंड कर रहा है, किसका फोर्स किस पे कितना लग रहा है और किस पे कितना असर हो रहा है फोर्स का, वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो बंदा रोक रहा है, ब्लॉक करने वाला, उसका कंधा नीचे है, ज्यादा ऊपर नहीं है, और जो जिसकी ब्लॉक कर दी गई, जो अटैक कर रहा है, उसका कंधा हल्का ऊपर है, यानी कि कंट्रोल में है रोकने वाला बंदा। और जो बंदा मार रहा था वो थोड़ा सा दब गया है उसके फोर्स के आगे, और उसका हाथ नीचे आ गया, वो चाह रहा है ऊपर करना मगर हो नहीं पा रहा उसका, इसलिए शोल्डर ऊपर गया है। अगर केस उल्टा होता तो तो यह मामला उल्टा होता है, जो बंदा यहाँ डिफेंड कर रहा है, अगर उससे बहुत तगड़े हाथ पड़ जाता है, अगर वो नहीं कर पाता रोक पाता अच्छे से, तो उसका ये शोल्डर ऊपर चला जाता है, जो अभी नीचे की तरफ है वो ऊपर हो जाता है। और जो अटैक कर रहा है उसको शोल्डर को ऊपर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसका तो हाथ ही ऊपर चला गया, शोल्डर ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे हम लोग बहुत सी स्टोरीज हम कह सकते हैं, अभी आप देखिए खुद ही, इस बनावट से समझ आ गया कि मजबूती किसकी कितनी है। बंदा रोकने वाला बंदा कमजोर नहीं है, उसने बहुत आराम से रोक लिया है।
और यहाँ अच्छा खासा, और आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसका जो वार है, इसका जो अटैक है, कंप्लीटली ब्रेक कर दिया गया, इसको रोक लिया गया है। कई बार रोकने के बावजूद हम ब्लो डिलीवर कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ देख के आपको जब देखेंगे तो समझ आ जाएगा, यहाँ ब्लो डिलीवर नहीं हो सकता, यहाँ पे हार गया ये, इसका वो बर्बाद हो गया, वो जो मारा वो बर्बाद हो गया, क्योंकि बंदे ने अच्छे से रोक लिया उसे, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें स्टडी करनी है, फोर्स स्टडी करना बहुत जरूरी है। रोकता नहीं तो उसका कंधा थोड़ा नीचे होता है क्या? ऊपर होता। कौन सा, किसका करता है? जिसको रोका हुआ है वो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, या जो अटैक कर रहे हैं ना, हाँ उसका कंधा नीचे होता है। क्यों नीचे होता है? खुद करके देखो, अपना ही कंधा लो या हाथ से पकड़ो, एक हाथ है दूसरे हाथ से पकड़ के दबाना है और दूसरे हाथ से ऊपर दम लगाना है। तो बहुत दम लगाने के बाद पता चलेगा कि अगर हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा है तो कंधा ऊपर होने लगता है ना। हाँ। और वही हाथ ऊपर हो जाएगा तो कंधा ऊपर हो जाएगा, हाथ ऊपर चला गया। तो समझना होगा फोर्स का। तो इस बंदे का हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो दम जो लगा रहा है या हाथ दम लगा रहा है, कंधा ही ऊपर हो जा रहा है। जिम में क्या होता है ना, अक्सर जो लोग गलत करते हैं वो क्या करेंगे, ये जब उठा के लगा रहे हैं तो ऐसे से लगाते हैं वो। समझ आ गया होगा सीन क्या है, कंधा उठा उठा के लगाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना शोल्डर डिस्लोकेशन हो जाएगा नहीं करने। तो कुछ चीजें हम डेली लाइफ से सीख सकते हैं, जैसे वो लगाएंगे जो ना कंट्रोल में लगा रहा है, जो जिसने एक्सेस वेट नहीं उठा रखी है, जो अपने अमाउंट पे लगा रहा है, तो उसका कंधा बिल्कुल होगा एक जगह और उसके बस हाथ कर्व हो रही होगी। और जो जबरदस्ती करके दिखाने के चक्कर में बहुत भारी भारी वेट उठा लेता है ना, वो ऐसे करते रहेंगे, ये होता रहेगा उसके ऊपर। तो वही चीज है, ये ऊपर नहीं आ पाया तो कंपनसेशन कर लिया बॉडी, ये ऊपर कर दिया। इसीलिए कहते हैं इसको जगह पे रख के अगर लगाओगे तो बैंड बच जाएगी तो फट जाएगी। ये कॉमन सेइंग है जिम में, अगर कंधे को जगह पे रख के लगा के देखो फिर आधा हो जाएगा वेट जो लगा रहे हो। तो आप लोग शायद जिम गए हो नहीं गए हो, कभी इस तरह काम किया हो नहीं किया हो, हर्ष अगर यहाँ हो, हर्ष रिलेट कर सकते हैं। आई थिंक हर्ष कभी गया है जरूर होंगे, क्या हर्ष? सही होता गया था 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए गया था, है ना। और आपने देखा होगा वहां पे जो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर होंगे, जो इगोइस्ट नहीं होंगे, उनके कंधे जगह पे रहते होंगे, जो इगोइस्ट होंगे उनके कंधे उछलते रहते होंगे। हाँ जो शो ऑफ करते हैं वो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो अपनी जरूरत से ज्यादा उठा लिया, उनके मसल्स को लोड नहीं ले पा रहा है मसल्स उनका, उनके मसल्स को सेम वही चीज है, जिस तरह हाथ रोक रहा है उस समय उनका वेट रोक रहा है, उनके हाथ के ऊपर आने से वेट रोक रहा है, तो उनका कंधा ऊपर आ जा रहा है। कंधा नीचे कर देगा तो हाथ ही ना उठे, उनका नीचे चला जाए। तो ये चीज है, हम डेली लाइफ में सीख सकते हैं। जो लोग जिम जाते हैं जिम से सीखिए, जो लोग कोई और काम कर रहे होते हैं। अब जो लोग मान लीजिए मेरी तरह को किचन में अगर काम कर रहा हो, तो जब कुकर में बहुत कुछ भर लेते हैं और हम एक हाथ से सब सामान उठा के खाने की टेबल पे लाना चाहते हैं, तो क्या होता है, हाथ उठ नहीं पाता है तो हम यूं करके उठाते हैं, कंधे वाले सब हमारे ऊपर हो जाते हैं। गौर कीजिए कभी भी, जब ये वाली जॉइंट हमारी हार जाती है तो ये ऊपर आ जाता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो लोग जो काम भी कर रहे हैं, आप रोज फोर्स के साथ डील कर रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं, कुछ से खोल रहे हैं, आप ध्यान देना शुरू कीजिए अपने फोर्स को, किस तरफ आप ज्यादा अपना बैलेंस लगा रहे हैं। कोई मूवी या कुछ भी देखिए, आप गौर कीजिए फोर्स पे, कैसे फोर्स लग रहा है। जितना बढ़िया आपका फोर्स, जॉइंट कैसे मूव करता है वो चीज, और आपकी पूरी बॉडी की प्रोपोर्शन एक साथ मिल जाएगी, उतना बढ़िया आप स्टोरी डिलीवर कर पाएंगे। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट समझ आ रही है? ज्यादा कहीं जाना नहीं है, आपकी डेली लाइफ में ही इसका है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जिस तरह लाइट जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था, अलग से कुछ नहीं करना है, आप जो रोज देखते हैं उस चीज को आप लाइट के टर्म्स में देखना शुरू कीजिए। आप लोगों ने किया, रिजल्ट भी मिला। पोर्ट्रेचर में भी हमने वही किया, कुछ नहीं देखना है, यहाँ तो लोगों की शक्लें, इतने सारे तो लोग हैं दुनिया में कि शक्लें ही शक्लें हैं। मूवी देखें वहां भी देख सकते हैं, हम सबकी शक्लें देखते रहते हैं और हेल्प भी मिल गई हमें, हम 3D करना सीख गए। यहाँ पे भी आपको अलग कुछ नहीं करना है, बस आपको अवेयर हो जाना है।
अपने डेली एक्टिविटी, अब हमें लुक वाइज नहीं, अब एक्टिविटी वाइज भी हमें एक्टिव होना है। कोई चीज कैसे होती है, कोई कैसे वर्क करता है, कोई कैसे दौड़ता है। एक घोड़ा दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ता है, एक कोई जानवर ही दौड़ रहा है, एक कोई गाय कभी दौड़ती है तो कब गला नीचे कब ऊपर होता है। एक इंसान दौड़ रहा है तो कहाँ गला नीचे कहाँ ऊपर होता है, किस तरफ वो झुका होता है, कौन सी हाथ आगे होती है तो कौन सा पैर पीछे होता है, जंप लगा रहा हो, कोई छलांग मार रहा हो तो कैसे उसकी बॉडी होगी। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप एक एक पेंटिंग बनाया, उससे कहानी कहें, या एक एनिमेशन बनाया यानी मूविंग पिक्चर बनाया, बेसिकली तो अगर हम देखें तो इन दोनों चीज में ही हम बांट सकते हैं ना आर्ट को। एक जो स्टिल है, एक बैठी हुई है, उसमें बहुत चीजें आ गई, और एक जो चल रही है एनिमेशन, और दोनों में फोर्स आता है। किसी का कोई सवाल है क्या? सोनाली मैम बड़ा शांत शांत है आज, आजकल देख नहीं रहा था कुछ बोलते हुए उन्हें। यहाँ देखा जाए डिकैप्रियो क्या कर रहा है। लियो मेरा फेवरेट है ये। फेवरेट एक्टर वैसे मेरा ही क्यों, बहुत सारे लोगों का फेवरेट एक्टर है। यहाँ गौर से देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास का है, सबसे पहले तो हेड हो गया हमारा, ये हेड है, ये नेक हो गया, और यहाँ ये हो गया। हाथ को अगर देखा जाए तो अब यहाँ एक और चीज देखनी है, हम थोड़ा सा डेप्थ में आ रहे हैं, अब तक मैं डेप्थ में नहीं बताया था कुछ भी। इसके हाथ पे वेट है इसका, और हाथ पे वेट है तो इसका इसका जो कंधा और शोल्डर वो ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि वेट से दब के ऊपर पहुंच गया होगा, गले के पास आ गया होगा। और यही वजह है इसका इसका कंधा बहुत ऊपर तक भी, कपड़ा भी गले तक देखिए, चेयर बिल्कुल यहाँ आ गया है, छोटे के साइड इसका कंधा आ चुका है यहाँ, लाइक दिस। देखिए मेरे भी माउथ की साइड से कंधा गुजरा है, इसके भी करीब वहीं से गुजरा है। तो ये समझना जरूरी है डायनामिक्स। ये यहाँ रहा कंधा दूसरा, यहाँ पे भी अगर देखें तो करीब ये जगह हमें पता चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा, और यहाँ हल्का सा क्या हो गया है हमारा, तो ये पीछे की तरफ आ गया है थोड़ा। ये सामने है, इसकी बॉडी सामने, हाथ पीछे है, ये जंप करके आगे आ चुका है, तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव लग रहा है। और पास से वाइड एंगल, आप लोगों को वाइड एंगल के बारे में नहीं बताया क्या मैंने? वाइड एंगल और लॉन्ग एंगल, लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट। नहीं। क्योंकि बताना जरूरी इसलिए कि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, खासकर पर्सपेक्टिव कैसे दिखाना है बॉडी के टर्म्स में, तो कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी। कोई नहीं, अभी हम ये हल्का सा देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि ये हाथ है ना, ये ऊपर की तरफ, ये सामने और ऊपर का कौन सा सामने है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और बाकी ये चीज पीछे है। आप देखिए इसके पैर को भी, पैर आगे आ गया है, यानी ये जंप कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, ये वो वाली सीन है। तो इसका निचला हाथ नीचे चला गया, इसलिए थोड़ा छोटा हो गया। और जब पास से हम फोटो लेते हैं तो कुछ ज्यादा ही, थोड़ा भी चेंज में कुछ ज्यादा ही पर्सपेक्टिव काम करता है अपना, है ना। और वो क्यों करता है, इसी को समझने के लिए हम वाइड शॉट और लॉन्ग शॉट अभी हम करेंगे। लॉन्ग एंगल, ये वाइड एंगल व्यू, और लॉन्ग शॉट व्यू। बहुत चीजें पढ़ने के लिए यार, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना तेज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इतना तेज करता हूँ, फिर भी नहीं हो पाता है पूरा, चीजें इतनी ज्यादा है। जबकि मुझे खुद अभी बहुत कम पता है इस दुनिया का। बहुत विशाल है आर्ट, विशाल। ऊपर जाएगा तो ये इस तरह से बना है। यहाँ पे क्या है हमारा, तो सेंटर ऑफ मास अगर आप गौर से देखें, कौन से देखना है, तो हल्का सा साइड शिफ्ट है, पैर हल्का आगे भी आ रहा है, वो भी ध्यान देना है।
करीब ये रहा हमारा सेंटर ऑफ मास, अप्रोक्सीमेटली इतनी दूर के बीच में ही होगा, इतनी दूर के बीच में। पता चल गया हमें। अब इसकी बॉडी नीचे आएगी और ये पैर से खड़ा हो जाएगा। परफेक्ट बैलेंस नहीं है, थोड़ी देर के लिए बस ये बैलेंस किया है, जंप किया है, हाथ डाला है थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा वेट हाथ पे है और बाकी सारा वेट इधर है। यानी ये अब थोड़ी देर बाद जंप की पावर जब खत्म हो जाएगी तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच लेगा और ये कूद जाएगा। तो जब भी जंप करवाना है तो ध्यान इसी बात का रखना है। ऐसे जंप में क्या होगा, हाथ बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास नहीं होगा, ये तो बंदा वही टक जाएगा, कूदेगा ही नहीं, वही हाथ पे बैलेंस होकर खड़ा हो जाएगा वहां पे एक हाथ पे। वो फॉल ही नहीं करेगा, वो आगे गिरेगा ही नहीं, लैंड ही नहीं कर पाएगा, वही टक जाएगा मुर्गे की तरह। मजा नहीं आएगा। और बहुत दूर भी नहीं रखना है, बहुत दूर रख देंगे तो अजीब लगेगा कि यार इस हाथ में जरूरत ही क्या थी, जब इस पे वेट डाला ही नहीं है थोड़ा सा भी, तो हाथ डाला ही क्यों वहां। तो लाइक थोड़ा सा होता है, थोड़ा वेट हाथ संभालता भी है जिससे जंप हो जाए, और थोड़ा सा इम्बैलेंस भी होता है जिससे कि वो गिरे नीचे, गिरे तभी तो पैर वो रोपेगा नीचे, प्लांट करेगा। तो इस तरह से फोर्स को समझना है, कितने बैलेंस में और कितने इम्बैलेंस में करना है, इन चीजों को देख के समझना है। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट है, बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ भी मैं एग्जांपल कहाँ से लेने वाला हूँ, जो हमारे डेली लाइफ की चीज होती है, कैमरा, फोटो, ये मोबाइल फोन वगैरह। क्योंकि दो चीज के लिए हमने बात की है, एक तो हमारा है वाइड एंगल, वाइड एंगल शॉट, और दूसरा है, या वाइड शॉट भी कहते हैं इसको, वाइड शॉट भी कहते हैं, या फिर सीधा भी वाइड एंगल कहते हैं, वाइड एंगल व्यू भी कहते हैं। और एक होता है लॉन्ग शॉट, इसे बहुत ज्यादा चीज के नाम से नहीं बुलाते हैं, लॉन्ग व्यू या लॉन्ग शॉट। दोनों में क्या फर्क है बताता हूँ। आप लोग सबके पास अब एक पेपर है क्या आपके पास, एक कागज, ये कागज है। आप लोग एक काम, लूज आप लोग वाला, क्या, मतलब ऐसी लूज वाला कागज क्या? कोई भी कागज, हम कागज को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, लिखने का यूज नहीं कर रहे हैं, फाड़ने वाले इससे। कोई भी बेकार कागज जो आपका जरूरी नहीं हो उसको आप एक काम करें, आप इसमें एक सर्कल बनाए। सर्कल कैसे बनेगा, इसको हाफ में मोड़ दिया हमने, इसको हमने हाफ में मोड़ दिया और फिर इस हाफ को भी हमने मोड़ दिया, 1/4 कर दिया, और अब इसके कॉर्नर पे से हल्का सा टीयर कर लेंगे। टीयर करके निकाल दिया, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, तो बस थोड़ा सा करना है। अब जैसे हमने ये टीयर किया, अब इससे हम अनफोल्ड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा, सब लोग पहले ये बना लीजिए फिर मुझे बताइए, फिर मैं कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को समझाया है, वो एक बार समझ नहीं आया है, लास्टली जब ऐसे करवाया तभी समझ आया है, इसीलिए मैं इस बार वो गलती नहीं करूंगा, टाइम मैं आपका खाऊंगा ना अपना। सर मैं शुरू से आपको पक्के से एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाने वाला हूँ। सबके पास है ऐसी ऐसी वाली चीज, मिल गई, बन गया। अब क्या करना है आप लोगों को कि एक आंख बंद करना है और दूसरी आंख जो खुली है, क्योंकि दोनों आंख में आप नहीं डाल सकते, इसको पास से देखना है, जस्ट लाइक मैं साइड व्यू दिखा दूं, हम ऐसे हैं तो सबको दिख रहा है, ये यहां से देखना है, ठीक है, पास कर दिया एक मिनट। आप देखिए कितनी चीज दिख रही है, फिर से आप दूर लेके जाइए, अब देखिए कितनी चीज दिख रही है, फिर आप पास लेके आइए, फिर देखिए कितनी चीज आपको दिख रही है, फिर आप दूर लेके जाइए। अब मुझे बताइए कि क्या हो रहा है,
कितनी चीज दिख रही है, आपको देखना है कितने कितना अमाउंट में कौन सी चीजें दिख रही है। क्या दिखा, कोई बताएगा क्या फर्क दिखा, फर्क क्या क्या फर्क पड़ रहा है क्या? जब एक आवाज आवाज नहीं आती है। फेस दिख रहा था, जब दूर लेके पूरा मोबाइल आसपास, थोड़ा दूर ले गई तो क्या हुआ? जब बिल्कुल तो मोबाइल है और थोड़ा बहुत चीजें और दिखी, मतलब पूरा मोबाइल दिखा और थोड़ी बहुत चीजें दिखी, लेकिन जब एकदम पास में लाई तो ओनली योर फेस, नॉट इवन योर बॉडी और समथिंग। नहीं, एक मिनट, जब अपने आंख के पास ला रही है तो ज्यादा दिख रहा है या फिर कम दिख रहा है? दूर लेके जा रही है तो कम दिख रहा है, ज्यादा पास लेके आ रही है तो ज्यादा दिख रहा है? जब जब आँख के आवाज आवाज पास ले जा रही हूँ तो ज्यादा दिख रहा है, जब दूर हाँ, ले जा रही हूँ तो कम दिख रहा कम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि व्यू आपका छोटा कर दिया गया पास है। ऐसा लग रहा है कि व्यू आपका छोटा कर दिया गया है, नैरो नैरो डाउन हो गया ना, नैरो हो गया वो, हाँ। है ना? सबके साथ ऐसा ही हो रहा है या किसी को परेशानी हो रही है इस एक्सपेरिमेंट को करके देखने में? नहीं, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत बड़ा रहस्य का उद्घाटन होने जा रहा है, उससे उद्घाटन होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं करने जा रहा हूँ। आपने कभी, ऐसा ही हो रहा है ना? हाँ, आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल फोन से जब हम लेते हैं कैमरा से फोटो तो नाक हमारी इतनी बड़ी क्यों आ जाती है? हाँ, ये तो मैंने बहुत देखा है, और एक और भी चीज देखी है, जैसे कि मेरे हस्बैंड का फेस थोड़ा बड़ा है और मेरा फेस थोड़ा छोटा है, और जब सेल्फी लेते हैं तो उनका फेस आगे रहता है, मेरा फेस यूजुअली पीछे रहेगा, तो फोटो के बाद उनका फेस और बड़ा आता है और मेरा बड़ा आ तो जाएगा, हाँ। तो यानी वो सेल्फी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये एक चीज होती है, एक ये प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है ना कि पास से आप थोड़ा भी ले सकते हैं। अच्छा सा कैमरा अगर आप लेते हैं तो जिसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, तो बिल्कुल पास से भी, बिल्कुल पास वाली इमेज आप लेंगे ना, तो भी आपका वो चीज नहीं होगा, तो भी आपका बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं ना, कुछ कुछ डिटेल्स अगर लेना होता है बिल्कुल पास से कैमरा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉब्लम नहीं आती, वो कंपनसेशन हो जाता है ना? तो क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। 50 mm लेंस सुनी होगी, बहुत बोलते रहते हैं अर्चना, विपिन अंकल 50 mm लेंस वगैरह के बारे में। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो फोटोग्राफी में भी आएगी, हमारे आर्ट में भी आएगी, सब ध्यान से सुनिएगा। तो ये वाइड एंगल व्यू था, जो आप जब पास से देख रहे हैं तो दैट इज वाइड एंगल, यानी आपको बहुत दूर, बहुत साइड तक की चीज दिख रही है। लेकिन जब लॉन्ग व्यू हम देखते हैं तो हमारी साइड की चीजें नहीं दिखती, बिल्कुल वो छोटी हो जाती है। अब क्या होता है मोबाइल फोन के कैमरा में, क्या होता है, मोबाइल फोन हमारा इतना पतला होता है, उसमें क्या होता है, उसका एक पिन होल होता है जहां से हम देखते हैं। पिन होल अगर यहाँ है तो जहां पे उसका स्क्रीन होता है, ठीक है, जो लेंस होता है, लेंस और पिन होल, ये पिन होल हो गया और ये हो गया लेंस उसका, ये पास पास होता है, जिसकी वजह से ये ये वाइड एंगल हो जाता है। और अगर अगर इसे हम दूर दूर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पतला छोटा सा लेंस था तो ये हमारा थोड़ा सा कम वाइड एंगल रहेगा। समझ आ रहा है? एक मिनट मैं इसको, एक मिनट, हम ऊपर एक मोबाइल फोन ले रहे हैं, किस लैंग्वेज में लिखा हमें पता नहीं चला। मोबाइल फोन का कैमरा है और हम एक
जो प्रॉपर होता है हमारा, उसको क्या कहेंगे, प्रोफेशनल ट्रेडिशनल कैमरा जो इसे कहते हैं, ट्रेडिशनल डिजिटल कैमरा, क्या फर्क आएगा? दोनों का पिन होल अगर बराबर है, अगर दोनों का पिन होल हमने लिया कि इतना बड़ा, पिन होल क्या होता है? वो छेद जिससे बाहर दिखाई दे, जो ओपनिंग होती है ना बाहर से, जो खुला हुआ होता है जितना दूर, वो पिन होल है। और इसका भी पिन होल लिया हमने, दोनों की, मुझे तो मैंने अपने बार तो कोशिश किया कि दोनों की साइज बराबर हो, दोनों की साइज बराबर ही है शायद अप्रोक्सीमेटली, तो दोनों बराबर पिन होल है, दोनों दोनों का लेंस में बराबर रखना। मोबाइल फोन कैमरा में क्या होगा, लेंस इतनी दूर पे होगा, ठीक है, इतना ही बड़ा होगा लेंस, और इसमें क्या होगा, लेंस होगा लेकिन इतना ही बड़ा लेंस होगा और इतनी दूर पे होगा, ठीक है, लेंस की साइज भी अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गई हमारी। मोबाइल फोन में क्या होता है कि अब आप खुद देखिए कि ये कितनी दूर तक का विजन ले रहा है, और वहीं अगर हम इस कैमरा को लें, अगर एक मिनट, आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो मोबाइल फोन में क्योंकि कैमरा हमारे लंबे होते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से देखा है कैमरा को, तो आपने यही पाया होगा कि उसके सामने वाला इतना लंबा सा ये होता है, और फिर ये यूं करके आता है, बहुत लंबा सा आता है, और यहाँ आके फाइनल इसका होता है जहां से हम देख के फोटो खींच रहे होते हैं। ऐसी बनावट होती है ना, लंबा सा होता है कैमरा। है ना, तो यही लॉन्ग शॉट होता है, कैमरा अक्सर लॉन्ग शॉट लेता है। वाइड एंगल के लिए अलग से वाइड एंगल लेंस लेना पड़ता है। 50 mm बीच का होता है कैमरा, जो सब में यूज होता है। अब जैसे कि बात करें हम पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट में अगर वाइड एंगल लेंगे तो वही होगा, नाक हमारा बड़ा हो जाएगा। मोबाइल फोन अक्सर लैंडस्केप के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, मोबाइल फोन का कैमरा लैंडस्केप के लिए ज्यादा अच्छा, कई बार ये जो लंबे वाले कैमरा होते हैं ना, इनसे बढ़िया लैंडस्केप के लिए कई बार हमारा ये कैमरा माना जाता है, मोबाइल फोन का कैमरा माना जाता है। या फिर अगर ये कैमरा अगर आप देखते होंगे लोग यूज करते हैं, तो इतने से बड़े से लंबा कैमरा नहीं दिखते होंगे। जो लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं वो इतना ही लंबा कैमरा नहीं, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो लेते हैं ना, वो या तो जूम करने वाले लोग लेते हैं, जिसे बहुत जूम करना है, लॉन्ग जूम में डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, या फिर वो जो पोर्ट्रेट कर रहे हो किसी इंसान की बॉडी पास से, लो रेंज से अगर वो शूट कर रहे हैं, तो वो यूज करते हैं, बिकॉज टू अवॉइड दिस डिस्टॉर्शन। अब यहाँ क्या होगा, इस केस में क्या होता है कि इतना बड़ा सा अगर एक कोई चीज है, मान लिया जाए इतना बड़ा एक पत्थर है, ठीक है, इस पे कुछ बनी हुई है, और वही पत्थर इतना बड़ा यहाँ है, तो लॉन्ग शॉट में ये कट जाएगा, लॉन्ग शॉट में कट गया, लेकिन वाइड एंगल में यहां से ले लिया गया फोटो। तो लॉन्ग शॉट में इसको कवर में आने के लिए, इसको प्रॉपर वहां आने के लिए हमें कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, हमें कम से कम यहां से फोटो लेनी होगी, तब हमारा पूरा पत्थर आएगा। और ये हो गया, पत्थर हो गया हमारा दूर, डिस्टेंस देखिए, और डिस्टेंस बढ़ते ही क्या होता है, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन कम हो जाता है ना। पास वाली चीज अगर हम देखें, फर्क पड़ता है, जैसे हमारी उंगली हम अगर अपने आसपास है और दूर की चीज को लें, तो हमारी उंगली ना एक हाथी से भी बड़ी दिख सकती है, एक ट्रेन से बड़ी दिख सकती है ना। लेकिन दूर की चीज में फर्क नहीं दिखेगा। दूर की चीज में अगर हम देखें तो एक पेड़ और एक इंसान के बीच में बहुत का फर्क नहीं होगा, पास से देखें तो बहुत का फर्क हो जाएगा, बड़े बड़े पेड़ इंसान छोटे दिखने लगेंगे। तो जितना पास कोई चीज आता है हमारे, उतनी पर्सपेक्टिव बढ़ जाती है हमारी, यानी डिस्टॉर्शन, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन, और जितना दूर जाएगा उतना नॉर्मल हो जाएगा। तो यही वजह है वाइड एंगल से हम
जब भी कोई पूरी चीज लेते हैं हम, तो बहुत पास से भी हम फोटो ले सकते हैं। लेकिन कैमरा से क्या होता है प्रॉब्लम, बहुत पास से हम फोटो नहीं ले पाते हैं। अगर ज्यादा पास आएंगे तो उसका जूम अप होता चला जाएगा और उसके डिटेल्स फेस पे वो आ जाएगा। तो वाइड एंगल का एक फायदा है कि वो पास से भी पूरा फोटो ले लेता है। यही वजह है कि लैंडस्केप के लिए अच्छा माना जाता है, पूरा फैल के चारों तरफ लैंडस्केप, बड़ा सा लैंडस्केप ले लेगा। ठीक है, आप पास से भी ले रहे हैं किसी चीज को, क्लोजअप भी ले रहे हैं, तो खूब बढ़िया से सब कुछ आ जाएगा। लॉन्ग शॉट में नहीं होता है। अभी आशीष सर के साथ ही हम लोग गए थे घूमने, तो ऐसा हो गया एक बार कि थार को हम लोग ढूंढ रहे थे, थार हम लोग को मिला, वो हिरन टाइप का होता है, बहुत मुश्किल से मिल रहा था। दूर से लिया सही है, एक बार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि पास क्यों नहीं आ रहा, इतना दूर क्यों है। पास आया तो एक बार इतना पास आ गया कि कैमरा में आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कैमरा लॉन्ग शॉट था, तो पीछे जाना पड़ रहा था। ज्यादा पीछे जा नहीं सकते थे क्योंकि खाई थी पीछे, तो भी टेढ़ा होकर तिरछा होकर पर। तो यही वजह है कि वाइड एंगल व्यू में पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा दिखती है और लॉन्ग शॉट में पर्सपेक्टिव नहीं दिख पाती है, क्योंकि वो तो दूर से ही ले रहे हैं, जो चीज हम ले रहे हैं वो दूर से ले रहे हैं। क्योंकि अगर पूरा का पूरा अगर उसमें आ रहा है सेम ही, अगर उतनी बड़ी चीज अगर हम ले रहे हैं तो दूर से लेंगे तभी आएगा लॉन्ग शॉट में। वाइड एंगल में वही साइज, यानी कि साइज सेम रहेगा। यानी दोनों ही केस में अगर आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे नहीं, आपको मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा। समझ आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम कुछ करने वाले हैं, बिल्कुल हटा दिया इसे, तब इसका फोटो आ जाएगा। ये हो गया। अभी दोनों केस में ही हमारा जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं यहाँ कॉर्नर बना लूं। पहले ऊपर वाले केस में कैसा बनेगा, अगर ये पूरा फ्रेम है तो ये ऐसा बनेगा, ये पूरा का पूरा आपको चट्टान या जो भी पत्थर है वो आ गया। इस केस में क्या बनेगा, दूसरे केस में क्या बनेगा, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ तो फिर मजा आ जाएगा। ये हमारा पहले का फ्रेम हो गया, दूसरे का फ्रेम ये बना देते हैं यहाँ। दूसरे केस में क्या होगा, ये भी देखिए जहां से गुजर रहा है वहीं पे पत्थर खत्म हो रहा है, यानी इस केस में भी क्या बनेगा, इस केस में भी ऐसा ही बनेगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। समझ आया? फर्क क्या है, फर्क डिस्टेंस का है। वाइड एंगल वाले केस में हमें उतने बड़े साइज को लेने के लिए हम बिल्कुल पास से फोटो लेंगे, लेकिन उतने ही बड़े फ्रेम में उसे एडजस्ट करने के लिए हमें जो लॉन्ग शॉट कैमरा होता है उसमें बहुत दूर जाना पड़ता है। दोनों ने बराबर ही कैप्चर किया है, समझ आ रहा है, दोनों ने बराबर ही कैप्चर किया है, एक ही फ्रेम होगा। लेकिन फर्क ये आएगा कि इसमें पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगी केस 1 में, और केस 2 में ये वाइड एंगल में क्या हो जाएगा, सेम ही चीज होगा, इसकी पर्सपेक्टिव ज्यादा होगी, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन है ना। और केस 2 में लॉन्ग शॉट में सेम ही चीज होगा लेकिन पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन कम होगी। समझ आया किसी को? हाथ हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मैं पास लेके आ रहा हूं, तो देखिए मेरा हाथ कितना बड़ा हो गया। इतना ही बड़ा हाथ अगर आप पीछे करके जाओ करो लॉन्ग शॉट में, तो यहाँ मेरा हाथ बड़ा है और मेरी बॉडी छोटी है। लेकिन उस केस में क्या होगा, लॉन्ग शॉट में हाथ इतना बड़ा देखना चाहो तो मेरी बॉडी भी बड़ी मिलेगी, बराबर मिलेगा, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए, और रिलेटिव जो होता है ना आगे पीछे में ज्यादा फर्क डिस्टॉर्शन का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस का फर्क आ जा रहा है। तो जब भी आप अभी तो देख रहे हैं कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका लेंस कहाँ है और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आपको समझ आ रहा है। लेकिन नॉर्मल केस में आपको सिर्फ फ्रेम पकड़ाया जाए, फोटो आई कैसी है, तो आपको दोनों में सेम ही दिखेगा, भाई एक ही इतनी बड़ी दोनों आई है। लेकिन पता कैसे चलेगा कोई वाइड एंगल कैसे है और कोई लॉन्ग शॉट कैसे है, डिस्टॉर्शन से। सामने वाली चीज अगर देखिए कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, पीछे वाली कुछ ज्यादा छोटी हो रही है, समझ लीजिए वो वाइड एंगल है। अगर देखिए कि सब बराबर बराबर चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत फर्क इसमें लॉन्ग शॉट है। किसी को समझ ना आया हो तो प्लीज मेरे से पूछिए।
किसी को नहीं आया समझ? अब के जमाने में फोन में क्या कर रहे हैं ये लोग, तो उस जगह को पूरा खाली कर दे रहे हैं और आगे पीछे आने का ऑप्शन दे रहे हैं। कई बार वाइड एंगल और ये लॉन्ग शॉट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉन्ग हालांकि उतना लॉन्ग नहीं होता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत का आगे पीछे का फर्क हो जाने की वजह से अब जो नए नए फोन आ रहे हैं अच्छे अच्छे, जो खास करके सेल्फी फोन जिसको कहते हैं, सेल्फी फोन की खासियत यही है कि वो वाइड एंगल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। नहीं आ रहा है समझ? कोई नहीं, अभी थोड़ा टाइम देखो फिर मैं बताता हूँ। अभी है टाइम। क्या नहीं आ रहा है समझ? एक बार आपको लिख के दे सकती है या फिर पूरा का पूरा कुछ समझ नहीं आया, मैं शुरू से बताऊँ? अच्छा कोई नहीं, आप लेट नहीं है वाली बात नहीं है। यहाँ पे वाइड एंगल वगैरह तो आपके आने के बाद शायद शुरू किया, कोई चक्कर नहीं है। ये चीज पहली बार मेरे समझ में नहीं आई जब ऑनेस्टली गलत बताऊं। ये चीजें मैंने कहाँ से कहीं से फोटोग्राफी नहीं सिनेमाटोग्राफी वाले कुछ बुक्स वगैरह से मैंने ये पढ़ी थी, समझ नहीं आया था बट फिर समझ आ गया था। पहली बात बताइए कि आपने ये वाला किया क्या, पेपर वाला आपने करके देखा है? ऑनेस्टली बताइएगा, अभी आपने पेपर वाला ये करके देखा ऑब्जर्वेशन? किया? आपको क्या मिला? जब हम पास लेके आ रहे हैं तो हम ज्यादा दूर तक देख पा रहे हैं, ज्यादा बड़ी चीज देख पा रहे हैं। जब हम दूर लेके जा रहे हैं तो हम बस थोड़े से एरिया को देख पा रहे हैं। सेम जगह अगर आप देखेंगे तो पास से जब हम आँख के पास लाते हैं तो ज्यादा बड़ा एरिया दिखता है, दूर लाते छोटा एरिया दिखता है ना? क्योंकि हमारे आँख का जो ये अंदर है ना, उसको लेंस मानिए, आँख के अंदर की ओपनिंग, और ये हमारा हो गया पिन होल। ऐसे ही हमारे कैमरा में होता है, एक तो होता है लेंस, एक होता है वो जहां से आप फोकस वगैरह बनाते हैं, और लेंस पे जैसा कुछ चीज बन रहा होता है, इमेज, वर्चुअल इमेज, वही इमेज हमारे स्क्रीन पे आता है सेम। तो ये लेंस हमारा अंदर हो गया आप, और ये हमारा हो गया पिन। ठीक है, ऐसे समझिए, जैसे दूरबीन में होता है अंदर बाहर दोनों दो लेंस लगे होते हैं। तो अब क्या होता है इस केस में, क्यों ऐसा होता है वो मैंने यहाँ समझाया है। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, पहला केस क्या है? पहला केस है मोबाइल फोन या कैमरा जो कि वाइड एंगल होता है। वाइड एंगल क्यों होता है? इसमें पिन होल हमारा, ये जो हमने रेड किया है, रेड हमारा पिन होल है। ये पिन होल जहाँ छेद होता है, पीछे होता है ना कैमरा के फोन की छेद, जिससे बाहर चीज दिखाई देती है, ओपनिंग जो होती है, और उसके अंदर का एक लेंस होता है। लेंस को मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन में। तो ये लेंस और पिन होल, तो ये पास पास है। तो पास पास है तो कितनी चीज दिखाई देगी? यहाँ मैंने जो एक ब्लैक सी लाइन ड्रॉ की है ना, उस पिन होल होते हुए, तो वो चौड़ी जा रही है। यानी कि अगर हम पास आ जाते हैं, अब एक खिड़की को आप लीजिए ना, खिड़की के पास आ जाते हैं, सर बाहर निकालते हैं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं दिखाई देती है। पीछे चले जाता है तो खिड़की के सामने बस छोटा सा दिखाई देता है ना? तो वही है, अगर लेंस को अगर हम पिन होल के पास लेके आएंगे तो उसकी जो विजन है वो फैल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। और दूसरे केस में जब हमारा ये रहा लेंस, देखिए पीछे है लेंस, जो बेसिकली जहाँ पे वर्चुअल इमेज हमारा कैप्चर होता है, और ये रहा सामने हमारी ये पिन होल की ओपनिंग है। ठीक है, ये रहा पिन होल हमारा। तो इस केस में क्या होगा कि उसकी विजन छोटी हो जाएगी, जस्ट लाइक आवर विंडो एक्सपेरिमेंट, जस्ट लाइक आवर दिस एक्सपेरिमेंट, है ना? जितना पीछे हम जाएंगे वो नैरो होता चला जाएगा, क्योंकि आप सीधी लाइन देखना, सीधी लाइन ड्रॉ किया हुआ है मेरा, है ना? तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ समझ आ रहा है। दोनों केस को आप देखिए, पास आया लाइन फैलने लगी, पीछे जा रहा है लाइन छोटी हो गई, एक टनल सा बनता जा रहा है। कभी गौर किया है आपने, एक लंबी सी पाइप से आप देखिए तो बस इतना सुन दिखाई देगा, सिर्फ गोल दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा।
क्योंकि वहां पे भी टनल बन गया। और उतने ही बड़े एक छल्ले से देखिए, एक रिंग हो गया या एक ये सेलो टेप हो गया, आप ऐसे आके देखिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा चारों तरफ। वो एक लंबा सा कागज पेपर रोल करके आप देखिए, पेपर रोल करने का बस थोड़ा सा दिखाई, छोटा सा एरिया दिखाई देगा, है ना। अब हो गया, समझ आया। तो यही है, तो यहाँ क्या होता है, अब हमें देखना है एक ही चीज, एक पत्थर है, एक पत्थर से हमें दोनों तरह के कैमरा से हमें फोटो लेना है। ऐसा लेना है कि पूरे फ्रेम में वो पत्थर आ जाए। पहला केस हमने देखा, ये जो हमने अभी रेड में लिखा है पहला, इस केस में क्या हुआ, पत्थर को इसके विजन में लाना है। पूरे फ्रेम में लाने का मतलब क्या हो गया, फ्रेम हमारा विजन है, जितनी दूर तक दिखेगा, लेफ्ट में जहां तक एक्सट्रीम दिख रहा है, राइट में जहां तक एक्सट्रीम दिख रहा है, उन दोनों के बीच का एरिया हमारा फ्रेम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल लेफ्ट जो दिख रहा है, बिल्कुल राइट जो दिख रहा है, उसके बीच का एरिया हमारा क्या, कैनवास हो गया, हमारा फ्रेम हो गया, है ना, हमारा एक विंडो हो गया। तो वहां हम उसमें अगर सेट किया हमने, ये ब्लू वाली चीज हमारी क्या है, पत्थर है ब्लू वाला, हमने पत्थर को सेट किया। तो अब पहले केस में क्या हो गया, पत्थर पूरा फ्रेम टू फ्रेम आ रहा है ना, लेफ्ट से राइट तक। तो पहला केस जो बना हमारा, ऊपर ऊपर वाला जो फ्रेम बना है, रेड में जो फ्रेम मैंने बना रखा है राइट साइड, यहाँ देखिए, तो पत्थर पूरी के पूरे एडजस्ट है फ्रेम में। अब अगर सेम काम हम लॉन्ग शॉट कैमरा से करना चाहें, तो उसके विजन के अंदर हमको डालना पड़ेगा पत्थर। अगर उतना ही करीब रखेंगे हम पत्थर को, तो आपको देख लीजिए छोटा पड़ जाएगा, विजन तो पतली है उसकी, तो पत्थर पूरा दिखेगा ही नहीं। पूरा पत्थर को विजन में लाने के लिए, पूरे पत्थर को हमें फ्रेम में लाने के लिए पत्थर को पीछे करना पड़ेगा। ये देखिए दूसरा केस, ये पत्थर पीछे करना पड़ेगा हमें, हाँ दूर जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो पत्थर पीछे हो गया, लेकिन यहाँ भी चूंकि पूरे फ्रेम में आ गया है, तो जब हम फ्रेम को देखेंगे, जो फोटो खींचा हम वो देखेंगे, उसमें भी वही दिखेगा कि पूरे फ्रेम में हमारा पत्थर आ गया। तो देखने में अगर स्पेस वाइज, साइज वाइज देखा जाए, तो दोनों ही पत्थर का एक ही साइज दिखेगा, कि पूरे फ्रेम को वो ले दे के कवर कर रहा है दोनों केस में। लेकिन जो फर्क आ जाएगा, फर्क आ जाएगा डिस्टेंस का। हमें उसी चीज को जो हमने वाइड एंगल में बिल्कुल सटा के लिया था, हमें लॉन्ग शॉट कैमरा में हमें दूर करके लेना पड़ा है, वरना उसमें छोटा पोर्शन आता है, छोटे से पोर्शन काट के दिखाता है। तो दोनों का फ्रेम दिखने में एक जैसा होगा, लेकिन फर्क आ जाएगी प्रोसेस में दूरी की। और दूरी से क्या चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन। पर्सपेक्टिव जो होती है हमारी दूर नजदीक वाली चीज, उसमें जो डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन मतलब जो बदलावा आ जाता है, जो विकृति आ जाती है, यानी कि पास की चीजें बड़ी दिखती हैं, दूर की चीजें छोटी दिखती हैं, है ना। जैसे कैमरा हम लाते हैं, सेल्फी वाला लेके अगर कैमरा को हम फेस के सामने लाते हैं, तो अजीब सा चेहरा बड़ा दिखने लगता है, सब कुछ छोटा हो जाता है हमारा, टेढ़ापन आने लगता है चेहरे में। वो टेढ़ापन जो है ना, वो पर्सपेक्टिव वाली, वो कम हो जाएगी लॉन्ग शॉट में, और वो ज्यादा रहेगी वाइड एंगल में। क्यों, क्योंकि लॉन्ग शॉट में डिस्टेंस ज्यादा हो गई है हमारे और सब्जेक्ट के बीच, करना पड़ा हमें, और वाइड एंगल में डिस्टेंस कम है। भले फ्रेम सेम रहेगा, लेकिन डिस्टॉर्शन का फर्क आ जाता है वाइड एंगल में और इसमें, ड्यू टू डिस्टेंस, एग्जैक्टली। यानी आप देख के, आपको कोई अगर कहे कि वाइड एंगल है या फिर ये लॉन्ग शॉट है, तो आप उसके फ्रेम को, सेम फोटो देख के आप उसकी साइज को देख के नहीं बता सकते, लेकिन उसमें कितना डिस्टॉर्शन है, कितनी डिफॉर्मिटी है, कितनी विकृति आई है, वो टेढ़ापन जो होता है ना, सामने वाली चीज बड़ी हो जाना, पीछे की चीज छोटी हो जाना, कितनी ज्यादा वो आई है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कौन वाइड एंगल है, कौन लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट में नहीं आता है, वाइड एंगल में आता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए 50 mm से ऊपर के कैमरा आइडियल माने जाते हैं। विपिन अंकल भी उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है वो बहुत महंगा होता है वो कैमरा। और जो हम लोग नॉर्मल जो करते हैं ना शूट, फोटो शूट, जैसे मैं ही वहां गया था, आशीष सर, आपको आप लोग शायद पता नहीं होगा, आशीष सर बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। तो वहां पे तक मेरा कुछ ऐसे फोटो शूट था, मतलब नॉर्मली मेरी फिजिक वगैरह बॉडी वाला फोटो शूट था। तो वहां पे वो डिस्टॉर्शन उन्हें नहीं चाहिए था, वहां पे जरूरत क्या थी, हमें पास से मेरा फोटो लेना था, उन्हें दूर से नहीं लेना था, लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए थी। वहां पे वो कैमरा यूज करते थे, जो बॉडी वाले फोटो है कैमरा। लेकिन जहां पे उन्हें चाहिए था पूरा खुला आसमान, पूरे
पूरा एक सीन चाहिए था। वहां पे उनका एक बहुत अच्छा सा नोकिया का शायद था, नोकिया का एक खास कैमरा के लिए फोन बनाया गया है। वो फोन वो लेके जाते थे, 45,000 का था, उससे बहुत खूबसूरत था वो लैंडस्केप लेके। तो यहाँ फर्क पड़ता है। 50 mm आइडियल रीच का होता है, उससे ज्यादा आगे जाइए तो लॉन्ग शॉट हो गया, 50 mm से कम जाइए तो डिस्टेंस कम हो गई। इसका मतलब वो डिस्टेंस का फर्क पड़ता है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर। आपके पिन होल और आपके लेंस के बीच 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, दैट इज 50 mm कैमरा लेंस जो हम फिट करते हैं अलग से। और उससे कम का मतलब हो गया कि उससे कम डिस्टेंस होगा, यानी कि वाइड एंगल हो गया। 50 mm से छोटा कैमरा क्या हो गया, वाइड एंगल हो गया। 50 mm से बड़ा 80 mm, 80 mm बहुत बड़ा कैमरा माना जाता है, बहुत लॉन्ग शॉट कैमरा माना जाता है, बहुत महंगा होता है, वो शायद 5-6 लाख से ऊपर में मिलता है। आवाज गायब हो रही है कभी मेरी, ये आवाज सबको ठीक आ रही है? ठीक है ना, फिर नेटवर्क इशू हो सकता है फिर। तो क्या होता है, वो हो गया लॉन्ग शॉट। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी था, पता है क्यों? क्योंकि आगे के टाइम में हम लोग को पूरा यही करना होगा। बॉडी जो हम बनाएंगे कभी कभी, तो कभी कभी आप क्या देखेंगे ना, पीछे का हाथ छोटा हो गया, एक हाथ बड़ा हो गया। कुछ केस में देखेंगे नहीं यार, दोनों तो सेम ही है, बंदा घुमा हुआ है लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आप लोग ये सवाल आज नहीं तो कल मेरे से पूछते ही कि यहाँ ऐसा क्यों, वहां ऐसा क्यों। तो इसीलिए हम पहले ही समझते, जिससे कि हमारी जो थॉट है हम जितना बनाएंगे अभी से हम उसको गौर करके बनाएं, तो ये चीज हमारे अंदर बैठ जाएगी। फिजिक में, चेहरे में बहुत ज्यादा जरूरत होती है लॉन्ग शॉट और इसकी। अब आप लोगों को एक और खुशी होगी इस बात की कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों मोबाइल फोन के कैमरा में हम इतना बड़ा छोटा दिखाते हैं, डिस्टॉर्शन चेंज क्यों आती है, शक्ल अजीब सा हो जाता है। सबका आधार कार्ड पे जो फोटो लिया गया है, सबके 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 नाक बड़े हो गए हैं। सच है ये, क्योंकि वो उन लोगों ने बहुत वाइड एंगल कैमरा यूज किया, कुछ लोग बस फोन का कैमरा यूज कर रहे थे। तो उससे होना ही था। प्रॉपर आप स्टूडियो जाएंगे, स्टूडियो में आपका नाक बड़ा नहीं होता, स्टूडियो में आपको सही सा फोटो आता है। आप ज्यादा दूर नहीं भी बैठते हैं फिर भी सही फोटो आता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग शॉट होता है। लेकिन ज्यादा पास जाइएगा स्टूडियो में तो आपका चेहरा कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन आपके मोबाइल फोन में नहीं होता। मोबाइल फोन में आप यहाँ से भी आप लीजिए ना अपना सेल्फी, पूरा चेहरा आ जाता है। यहाँ से भी लीजिएगा पूरा चेहरा आ जाएगा, दूर से लीजिएगा तो छोटे हो जाएगा, पूरी दुनिया आ जाएगी। लेकिन लॉन्ग शॉट में क्या होगा, आपको थोड़ी दूर पे बिठाएगा वो। स्टूडियो में आपको थोड़ी दूर पे रखिएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स का डिस्टेंस होगा, तब वो आपका फोटो लेगा। नॉर्मली 50 mm यूज करते हैं उसमें भी जो लेते हैं, बट जो प्रॉपर मॉडलिंग होती है ना, जो जिसमें और कम करना होता है और दूर से करना होता है, जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए होती है, जो थोड़ा दूर दूर से लेते हैं बिल्कुल डिस्टॉर्शन, तो वो लंबा यूज करते हैं मॉडलिंग में करके। मजा आया आज? बहुत लोग नहीं जान रहे, आप लोग के दोस्त नहीं जान रहे होंगे, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि क्यों फोन में डिस्टॉर्शन होता है ना? और क्यों फोन के कैमरा में पैसा लगाने से बढ़िया है कि आप एक प्रॉपर कैमरा ले लीजिए, है ना? समझ आया? तो इससे इससे एक चीज समझ आ गया कि अगर आपको लैंडस्केप लेना चाहते हैं तो फोन से हो सकता है, बट अच्छा पोर्ट्रेट लेने के लिए आपको लॉन्ग शॉट कैमरा बहुत जरूरी है, पोर्ट्रेट या फिगरेटिव लेने के लिए। लेकिन कहीं कहीं वाइड एंगल का जरूरत पड़ता है। हम लोग देखेंगे कुछ जगह ड्रामा क्रिएट करने के लिए हम लोग वाइड एंगल का यूज करते हैं फेस वगैरह में भी, मगर नॉर्मल आइडियल कंडीशन में नहीं यूज करते हैं, वो डिस्टॉर्शन कर देता है। तो यही चीज है। अब अर्चना और मीनाक्षी, तुम लोग अब जाके एक दिन बात करना इनसे, डिफरेंट एंगल से, वो ऐसे अवाक हो जाएंगे, इन लोग कहाँ से पता चला इतना बात कि 50 mm का चक्कर है, लॉन्ग शॉट, वाइड एंगल, इतना लंबा चौड़ा। एक बार करना, मजे लेना, क्योंकि वो एक तरह चैलेंज है हम लोगों के बीच। नहीं, वो समझ जाएंगे कि तुम्हारा क्या क्या चैलेंज है ना, बताता हूँ। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर कोई आर्टिस्ट है, कुछ आर्टिस्ट है जो तुम लोग कंपटीशन में है, उधर उधर ही मेहनत हो रही है, इधर भी मेहनत हो रही है। तो वो कह रहे थे कि देखो कितना अच्छा उसका बनता है यार, देखो कितना अच्छा उसके अंदर से आर्ट निकलता है। तो मैंने बोला था कि इन लोग का भी अच्छा बनेगा, वैसे ही बनेगा और अच्छा बनेगा। तो ये बोले ठीक है देखो, लेकिन होगा तब ना, ये लोग करेगी तब ना मेहनत। तो एक तरह चैलेंज हो गया था हमारे बीच। तो अभी पता नहीं अंकल को अब भी ऐसा क्यों लगता है, वो अब भी बोलते हैं ये बात।
उनकी आदत है पुश करने की आदत है, मुझे भी बोलते रहते हैं हमेशा ही। हाँ, हमको लगता है कि वो जानबूझ के बोलते हैं नहीं ताकि नहीं, मेरे मैं दिखाऊंगा, कभी मैं दिखाऊंगा। मुझे परेशान कर दिया था उन्होंने इस चीज के लिए। उनका मन करता है कितना आगे बढ़ जाऊं। मेरे पूरे इंस्टाग्राम में कम से कम अब तक 50 आर्टिस्ट का उन्होंने प्रोफाइल भेज रखा है कि देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, तो इस तरह काम करते हो, इस तरह क्यों नहीं ट्राई करते हो। ये हाँ उनकी वो टैलेंटिंग है, ये उनके गार्डनशिप है, वो चाहते हैं वो कितना आगे बढ़ जाए, ये वाली चीज है उनके अंदर। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, होता है ना अपने आदमी को धक्का मार के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पुश करने का उनका तरीका है अपना। सेटिस्फैक्शन नहीं होना, आगे बढ़ते रहना, ये एक अच्छी चीज है। कि तारीफ कर करके आपको पीछे कर देना, उससे अच्छी चीज है। नए नए आर्टिस्ट को दिखाते रहेंगे, वो की जगह है कूदते रहेंगे, वो धक्का देते रहेंगे। तो उनकी वो लिंक शेयर करते रहते हैं, देखो इसका काम देखो। इन लोगों ने करते हैं ना, सेम वही हाल है। अभी भी कल देखते हैं शेयर, मतलब हर 4-5 दिन में एक नया शेयर हो जाता है। इसका तो कितना अच्छा है, फोटोग्राफी करके लाइट कितनी अच्छी है इसकी। तो वही चीज है। तो वो बात बोले थे वो, तो मैंने बोला जब कुछ प्राइस वाइज आ गया, कुछ पेंटिंग वेंटिंग देख लिए, अब वो गुम हो जाते हैं। अब वो मान लिए हैं कि अब यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत आगे प्रोग्रेस कर गए हैं। और तुम लोग को ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है यहाँ अगस्त में जो सब आए थे उस टाइम से। हेलो। हेलो। फर्क पड़ा है, लग रहा है कि फर्क पड़ा है वाकई। हाँ बहुत फर्क। यही चीज, ये बात बोल रहे थे, हम लोग को और भी लग जाएगा कि सच में ये तो लोग फिर भी तो इतना। लगा होगा ना कि हम लोगों का स्टाइल में और चीजें समझने में वो आया है बहुत ज्यादा डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दी। पहले सबसे ज्यादा तकलीफ में उनको इस बात होती थी कि ये लोग एक ही तरह का चीज क्यों बनाते रहती है, ये लोग कुछ और क्यों नहीं एक्सप्लोर करती है। हाँ, पिछली बार जब यही बात बोला था तुम और अंकल दोनों ने। हम्म। तो जैसे कि पेन वगैरह वाला किया, तो ऐसे बात हुई थी मेरी, तो बड़ा खुश हुए थे कि हाँ अब थोड़ा अलग सा लग रहा है, अलग अलग काम पे काम कर रही है ये। तो वही चीज है। सबको मजा आया आज का क्लास। मुझे लगता है कि अब और बताऊंगा तो अब दिमाग खराब हो जाएगा कि यही वाला कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल था, हाँ। है ना। हम्म, हाँ अब कल मुझे भी लग रहा था, अभी दिमाग का पूरा यूज हो चुका है। ठीक है चलिए, तो गुड नाइट। जिसको समझ नहीं आया होगा, अभी और भी चलेगी लंबी चीज, ऐसा नहीं है कि अभी ये खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत अगर निकलेगा भी दिमाग से, तो आगे हम पर्सपेक्टिव वगैरह करने वाले हैं, तो अब एक बार में फिर से रिमाइंड हो जाएगा। रिवीजन तो हमारे क्लास में होती ही रहती है ना, तो फिर रिवीजन हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा तो अब कल यानी कल क्लास है, कल तो कल नहीं मंडे है। कल नहीं कल नहीं कल नहीं कल नहीं, मतलब अगले क्लास में जो हाँ हुआ ना। हमारा तो ऐसे भी क्लास का नंबर वाइज क्लास चलता है, तो जो भी हुआ, जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग अपना आगे ऐड होता चलेगा। ठीक। हाँ, कल नहीं हो पाया तो आज हमारे से फोर्थ क्लास है, आज हमारा फोर्थ है। हाँ फिर आज चौथे क्लास है। और देखिए चौथे क्लास तक में हम कितना कुछ सीख चुके हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ बैलेंस, मैं सब कुछ पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि अब धीरे धीरे इसको निखारते चलेंगे हम आगे, है ना। फिर उसके आगे हम आएंगे एनाटॉमी में, एक एक मसल्स को निखारेंगे। ओके राइट, सब लोग पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है इस बार, ठीक है। कोडिंग नहीं। अच्छा पॉलिंग, पॉलिंग पॉलिंग आज जिसको समझ नहीं आया वो तो आज हमको बहुत गंदा मार्क्स देने वाला है। हाँ क्या बात है, 7 जो सारे लोग हैं 7 के साथ में 5/5 दिया है। मुझे आज लग रहा था कि आज इतना टफ टॉपिक चूज किया है, आज तो मेरे मार्क्स गए। लेकिन शुक्र है मेरे मार्क्स बच गए। थैंक यू अलॉट। ओके सर जो फोटोज आप हेलो हाँ सर, जो आप जिन पे आप वो सिखा रहे थे ना स्टिक ड्रॉ करके कैसे करेंगे, एक दो पिक्चर्स आप व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे, उसको देख के फिर आपकी रिकॉर्डिंग देख के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।
ओके, आदित्य चारी वाली पोर्ट्रेचर। पोर्ट्रेट वाली ना, आदित्य चाय वाली पोर्ट्रेट वाली ना। हाँ हाँ। हाँ अभी मैं करता हूँ, भूल जाता हूँ ना बहुत ज्यादा, अभी मैं वही काम करूँगा। ओके ओके।